आज की ये वीडियो गेम चेंजर साबित होने वाली है एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न। सारे ट्रिकी पॉइंट्स में आपको कवर करके दूंगा। टाइम लिमिट जिधर भी आती है, परसेंटेज डेज, उन सबको मैं आपको फटाफट से बोलूंगा, तो खाली सुनते चले जाना ये वीडियो को फटाफट से। एग्जाम डे पे आप मॉर्निंग में भी देखोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। अभी भी आप देख रहे हो, फटाफट फटाफट इसको देखते चलना। मोस्ट कंफ्यूजिंग एरियाज में आपको बताऊंगा जिधर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और जिधर से आईसीए डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में सवाल पूछ करता है। ठीक है सर, हाँ, तो इस सारे के सारे ट्रिकी पॉइंट्स में बहुत शॉर्ट मैनर में सबके मतलब बोलता चलूंगा, तो आपको खाली सुनते चले जाना है। ठीक है सर, वीडियो को लाइक करो फटाफट से, भाई साहब बहुत मेहनत लगती है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कमेंट में दैट आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल ऑडिट। भाई साहब सबके साथ शेयर करना। चालू करता हूं मैं रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल से। तो भाई साहब इधर है ना, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी जब मैंने एमसीक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछा था। देखो सर, एक होता है इंटरनल कंट्रोल, एक होता है इंटरनल चेक। बच्चों को लगता है दोनों सेम है, अबे तंबूरा सेम है, कुछ सेम नहीं है। देखो सर, इंटरनल चेक में क्या होता है ना, इंटरनल चेक में ये होता है कि एक बंदे को मैं सारा काम नहीं करने दूंगा। नो वन पर्सन कैन कैरी थ्रू अ ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट देयरऑफ। तो ये मैंने एमसीक्यू पूछा था, गलती करी थी आपने। जब भी क्वेश्चन में देखे ना कि एक ही बंदा कस्टडी भी ले रहा है एसेट्स की और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल नहीं इंटरनल चेक आता है। ये रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, अब बताओ कारों पे भाई टाइम नहीं लेंगे अपन। ठीक है, जो भी स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो मैं फटाफट से लेता चला जाऊंगा ताकि आप लोग का भी टाइम बचे, आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो सर, अगला एक स्पेशल पॉइंट है कारों से लेकर के नॉट एप्लीकेबल। जो कारों की नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है ना, वो प्राइवेट कंपनी को लगती है। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी में कंडीशन है ना, ये और नहीं है, ये एंड है। तो एंड और किधर आएगा ना, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। लाइक वाइक करो, एंड आएगा, यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल अगर होगी तो ही कारो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, और नहीं आएगा, एंड आएगा। भाई साहब गांठ बांध लो, कमेंट में लिख दो कारो में क्या आएगा, एंड आएगा। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बात समझते हो क्या? मैंने बोला हाँ जी। फिर टोटल बोरोइंग्स अप टू 1 करोड़ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड टोटल रेवेन्यू अप टू 10 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी 1-1-10 की लिमिट ध्यान में रखेंगे और सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड आएगा। उसके अलावा टोटल रेवेन्यू जो मेरे को लेना है ना, वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से भी लेना है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से भी लेना है, दोनों से मेरे को लेना है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है, इसका पब्लिक कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। यानी कि ये प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी होनी चाहिए, ना तो होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस सर। आओ अब आते हैं अपन एसक्यूसी 1 के स्पेशल पॉइंट्स पे। तो भाई साहब ये 7 इयर्स वाला एक स्पेशल पॉइंट है। जिधर जिधर भी टाइम लिमिट्स आएगी, परसेंटेज आएंगे, डेज आएंगे, सब बताते चलेंगे। सर लिस्टेड एंटिटीज का जब भी आप ऑडिट करने जाते हो, सबसे पहले तो बात समझते हैं, फेमिलियरिटी थ्रेट का एग्जांपल है, ऐसा आईसीए का एमसीक्यू भी है। लिस्टेड एंटिटीज का जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना पड़ता है इन एटलीस्ट 7 इयर्स। ठीक है, हाँ सर, धोनी सर 7 इयर्स। ठीक है, एक्सेप्ट सोल प्रैक्टिशनर, यानी अगर वो सोल प्रोपराइटर आपका ऑडिटर होगा ना, तो आप उसको रोटेट नहीं करोगे, तो बिंदास तरीके से चलेगा। उसके अलावा यहां पे क्या है ना स्पेशल पॉइंट जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सर, बड़े ध्यान से देखो, हाँ सर यहाँ पे ये देखो, बड़े ध्यान से देखो इस चीज को। पहले एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आएगा, उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। पहले ऑडिट रिपोर्ट की डेट नहीं आएगी, पहले क्या आएगी, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की डेट आएगी। इस पे एमटीपी में एक क्वेश्चन है जो कि अपन ने क्वेश्चंस मैराथन में भी कवर किया था। उसके अलावा ये देखो बड़े ध्यान से सर, मैं क्या बोल रहा हूं, एंगेजमेंट फाइल टू बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 60 डेज आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट। यानी ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद मैं आपको मैक्सिमम 60 डेज दे रहा हूं सर। किसके लिए? तो मैंने बोला एंगेजमेंट फाइल्स को कंपाइल करने के लिए। सर 60 डेज से कम में होगा तो चलेगा, बिंदास तरीके से चलेगा। देखो सर, अगर 2 रिपोर्ट बन रही है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, मान लो कंसोलिडेशन एक सब्जेक्ट मैटर है और लीगल पर्पस का एक सब्जेक्ट मैटर है, 2 रिपोर्ट बन रही है ना, तो दोनों के लिए जो 60 डेज की लिमिट देखी जाएगी वो सेपरेट देखी जाएगी, कंबाइंड नहीं देखी जाएगी। ठीक है सर, समझ गए। रिटेंशन कब तक होगा? मैंने बोला मेरे भाई मिनिमम 7 इयर्स तक आपको रिटेन करना पड़ेगा फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट डेट। क्या मैं बोल रहा हूं, मिनिमम 7 इयर्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। सर 7 साल से ज्यादा करे तो चलेगा क्या? अरे मेरे भाई बिंदास तरीके से चलेगा, लेकिन 7 साल तो मिनिमम है, 7 साल तक तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम 7 इयर्स फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट डेट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट डेट जो भी है। ठीक है सर, समझ गए। ऑडिट रिपोर्ट डेट या ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट डेट जो भी दिया हो क्वेश्चन में, मिनिमम 7 इयर्स तक आपको रिटेन करना पड़ेगा। क्या रिटेन करना पड़ेगा सर? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। अब आते हैं अपन लोग ऐसे 240 का। भाई साहब इस पे आईसीए का एमसीक्यू भी है। देखो सर, मॉड्यूल का इसका एमसीक्यू है। सर क्या बोल रहा हूं मैं, if auditor concludes that no romum due to fraud with respect to revenue recognition। देखो अपन एक नॉर्मल बात मान के चलते हैं कि रेवेन्यू जहां है ना, फ्रॉड वहां होगा ही होगा। ठीक है, तू जहां रहेगा, समझ रहे हो, रेवेन्यू जहां है वहां पे फ्रॉड होगा ही होगा, ऐसा एक प्रिजम्पशन मान के चलते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारा ऑडिटर एक कंक्लूड करता है कि नो रोमम ड्यू टू फ्रॉड विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या है, रेवेन्यू है तो फ्रॉड होगा ही होगा। लेकिन जब ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि भाई रेवेन्यू की जगह फ्रॉड नहीं है,
नो रोमम ड्यू टू फ्रॉड, तो भाई उसको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, उसको उसका रीजन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बात समझते हो क्या? नॉर्मली मैं क्या सोचूंगा, रेवेन्यू है तो फ्रॉड होगा, लेकिन जब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि फ्रॉड नहीं है, नो रोमम ड्यू टू फ्रॉड, तो उसका मेरे को स्पेशली रीजन को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके सर, समझ गए सर, मजा आ गया सर। अगली 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 बात पे आओ ना। मैंने बोला भाई देखो सिंपल सी बात है, पता है 250 पे आता हूं मैं, ऐसे 250 में अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ और इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ। अब जो डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ होते हैं ना सर, उसका एग्जांपल होता है टैक्स एंड लेबर लॉ, ठीक है, लेकिन उसमें एक स्पेशल पॉइंट याद रखना, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है ना वो इनडायरेक्ट लॉ में आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। उसके अलावा मेरे को आपको क्या स्पेशल पॉइंट बताना है इधर? हाँ सर देखो, जब अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन ये भी आईसीए का एमसीक्यू है, तो भाई नॉन कंप्लायंस को जब अपन डॉक्यूमेंट करते हैं तो दोनों के दोनों नॉन कंप्लायंस अपने को डॉक्यूमेंट करने, आइडेंटिफाइड वाला भी और सस्पेक्टेड वाला भी। मैंने बोला ओके सर, ठीक है, हाँ जी। ऐसे 260 में तो एस सच मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी स्पेशल पॉइंट बताने की जरूरत है, वो एकदम ही आसान सा ऐसे है जिसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता। ऐसे 299 पे आते हैं ऐसे 299 पे, ऐसे 299 में एक सिंपल सा एक सवाल भी आईसीआई का इस पे। देखो सर, ये वो वाले काम होते हैं जो कि ऑडिटर को मिलके करने पड़ते हैं, सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। अब उसमें अपन ने एक काम सीखा था डिसाइडेड वाला काम, यानी सारे जॉइंट ऑडिटर ने मिलके डिसीजन दिया कि ये काम अपन लोग क्या करेंगे ना, ये काम अपन लोग साथ में करेंगे, लेकिन उसमें भी एग्जीक्यूशन करना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस पे आईसीआई का एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है ना, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर क्या करेंगे ना, खाली डिसीजन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि चलो अपन लोग ये काम करते हैं, ऐसा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी एग्जीक्यूशन की किसकी रहेगी? तो मैंने बोला वो जो इंडिविजुअल ऑडिटर वो पर्टिकुलर काम कर रहा है उसकी ही रहेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिपोर्टिंग में अपन देखते हैं ना सर, कि नॉर्मल केस में तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बनती है, हाँ सर, और डिसएग्रीमेंट के केस में सेपरेट जॉइंट ऑडिटर की सेपरेट रिपोर्ट बनती है, और दोनों एक दूसरे के ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस देंगे, वो रेफरेंस ओम पैरा में आएगा। इसका एमसीक्यू आपको बन सकता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। उसके अलावा 299 में कुछ भी स्पेशल नहीं है, 300 की सीरीज में भी कुछ स्पेशल नहीं है, 400 की सीरीज में भी कुछ स्पेशल नहीं है, 500 भी एकदम इजी है। अब देखो 501 का स्पेशल पॉइंट बड़े ध्यान से देखना है, 501 का स्पेशल पॉइंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या होता है ना सर, कभी भी क्वेश्चन आता है इम्प्रैक्टिकल, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना इम्प्रैक्टिकल है, तो पता है कब होगा? वो नेचर के कारण होगा या लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी के कारण होगा। लोकेशन के एग्जांपल क्या है ना, जंगल में इन्वेंटरी है, तो अपन जूनियर एनटीआर तो है नहीं कि भाई वो टाइगर से झगड़ के अपन लोग इन्वेंटरी काउंट करके आएंगे, तो वो इम्प्रैक्टिकल है। या बॉर्डर पे इन्वेंटरी है, तो सनी देओल वो सब झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो अपन लोग जाएंगे नहीं, इम्प्रैक्टिकल। या नेचर, मान लो बॉम्ब का मेरे को क्या करना है सर, ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना उसका मेरे को करना है, मान लो ऐसा बेसिकली, ठीक है, तो बॉम्ब वगैरह का मेरे को करना है, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, तो ये इम्प्रैक्टिकल है, नेचर ऑफ इन्वेंटरी है, लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी के कारण। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखता है ना प्रोटेस्ट हो रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो आंसर कौन सा आएगा ना, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस वाला आएगा, उस पर्टिकुलर केस में इम्प्रैक्टिकेबल वाला नहीं आएगा। उसके अलावा यहाँ पे मेरे को आपको एक बात बतानी है कि लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी हमेशा मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। इस पे टीवाईके का क्वेश्चन भी है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है और ऑडिटर भेजता है। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को अगर मेरे को बात करनी है ना, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी बनाता मैनेजमेंट है, भेजता ऑडिटर है। क्लियर है क्या? ऑडिटर बना नहीं सकता, ऑडिटर को एक बार क्या करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट से बनवाना पड़ेगा, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट उसको बना के देगा। तो टीवाईके में एक क्वेश्चन है कि एक ऑडिटर ने क्या किया ना, डायरेक्टली ही उसने ईमेल बना के कहीं से भी निकाला एक्सटर्नल लीगल काउंसिल का मेल, और क्या किया ना, उसने ईमेल शूट कर दिया। मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, पहले मैनेजमेंट को बताओ, मैनेजमेंट आपको बना के देगा, फिर ही आप ईमेल खेल सकते हो। अब आता हूं मैं ऐसे 505 पे। क्या है ऐसे 505 का स्पेशल पॉइंट? बड़े ध्यान से देखना। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है कि भाई मैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने नहीं दूंगा, तो मैंने बोला ये तो गलत बात है, मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसमें एक रीजन वैलिड होता है। एक रीजन के कारण अगर मैनेजमेंट ने बोला ना, तो ये चलेगा। पता है क्या? लीगल डिस्प्यूट कुछ चल रहा है कहां पे, कोर्ट में वगैरह लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहा है वो कंफर्मिंग पार्टी के साथ, वो डेटर क्रेडिटर के साथ क्या चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट या ऑनगोइंग नेगोशिएशन वगैरह कुछ चल रहा है, और अगर आपने अभी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी ना सर, तो उससे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अभी अगर आपने क्या भेजा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके रेजोल्यूशन पे इंपैक्ट आएगा। यानी कि भाई इन शॉर्ट एक बात को ध्यान रखना, जब लीगल डिस्प्यूट होगा, ऑनगोइंग नेगोशिएशन होगा, कोई नेगोशिएशन चल रहा है, कुछ चर्चा वर्चा चल रही है, ठीक है, या लीगल डिस्प्यूट है, बेसिकली कुछ झगड़े चल रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है ना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करने को, तो मैनेजमेंट सही बात बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है ना वो सही बात बोल रहा है। एग्जांपल भी मैं आपको इसका बताता हूं, सीएफओ था कंपनी का, उसने रिफ्यूज कर दिया ऑडिटर को कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। नॉर्मल केस में गलत बात है, लेकिन वो मैटर है ना सब जुडिस है, यानी वो मैटर लीगल डिस्प्यूट है, यानी वो कोर्ट केस में कोई मैटर चल रहा है, समझ रहे हो। अब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है, ये चीजें इररिलेवेंट है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप करो ना करो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर वो हो ना हो, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है ना। तो मैंने बोला क्या
अनविलिंगनेस ऑफ सीएफओ जस्टिफाइबल है क्या? मैंने बोला हाँ जस्टिफाइबल है, आप मत भेजो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ऐसे 510 में भी कुछ स्पेशल नहीं है, 520 में भी नहीं है, 530 में एक स्पेशल चीज है, बड़े ध्यान से देखना है इसको, इसके क्वेश्चन आने के भी चांस है। मैंने इसको एलडीआर टॉपिक्स में भी रखा है। रिस्क फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ इरोनियस कंक्लूजन दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला ऑडिट इफेक्टिवनेस की बात करता है, दूसरा ऑडिट एफिशिएंसी की बात करता है। दोनों में अंतर क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। देखो पहले में क्या हो रहा है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक्चुअली में टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाहियात बेकार है, तो भी हमारा ऑडिटर बोल रहा है आहा टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो अच्छे हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ऐसा बात कर रहा है वो। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है ना, वापस से यहाँ पे कुछ बेकार है, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एक्चुअली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर क्या बोल रहा है ना 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 मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने बोला भाई ये अच्छी बात नहीं है, इट लीड्स टू इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। अगर ऑडिटर ऐसी मैच फिक्सिंग करेगा ना तो इससे तो इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन आएगा। यहाँ पे तो ऑडिटर अच्छा नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है ना, बेकार चीज को भी अच्छा बोल रहा है। मैंने बोला हाँ सर, तो यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन बनेगा। दूसरा केस पता है क्या होता है, सब कुछ अच्छा है, कंट्रोल अच्छे हैं, तो भी ऑडिटर बोल रहा है कंट्रोल बेकार है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो भी ऑडिटर बोल रहा है नहीं नहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर ऑडिटर ने ऐसा किया तो मैनेजमेंट उसको छोड़ेगा क्या? मैंने बोला मैनेजमेंट नहीं छोड़ेगा, मैनेजमेंट बोलेगा तू मेरे को एडिशनल वर्क करके दे। मैनेजमेंट क्या बोलेगा, तू मेरे को एडिशनल वर्क करके दे, जिससे 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 ये पता चल जाए कि तेरे इनिशियल कंक्लूजंस इनकरेक्ट थे। क्लियर है क्या? हाँ, बस यही इसमें स्पेशल पॉइंट है ऐसे 530 में। 540 में भी कुछ स्पेशल नहीं है, 505 में भी नहीं है, 560 में ये बात को देखना पड़े ध्यान से। लोग इवेंट और फैक्ट के बीच में कंफ्यूज होते हैं, कौन सा इवेंट है कौन सा फैक्ट है। इवेंट क्या होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बीच में जो भी चीज होती है ना, वो सारी की सारी इवेंट में जाती है, और ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद जो भी होगा ना, वो सारी की सारी चीजें फैक्ट्स में जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप लोग को ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई फैक्ट्स विल बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ सर, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फैक्ट्स तो होते हैं, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, लेकिन बिफोर एफएसआर इशूड या आफ्टर एफएसआर इशूड आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। दोनों में सेम ही आंसर लिख के लाना, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, चाहे बिफोर एफएसआर इशूड हो या आफ्टर एफएसआर इशूड हो। क्लियर हो गई क्या बात? मैंने बोला हाँ जी। ठीक है, ये था अपना 560। 570 में भी एज सच कुछ हाई फाई बातें नहीं थी, तो भी चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ 570 की। 570 में आप क्या ध्यान रख सकते हो? हाँ, 570 में इसके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो मैं आपको रिपोर्टिंग एक बार रिवाइज करा ही देता हूँ। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर इनएप्रोप्रिएट है तो आपका एडवर्स ओपिनियन आएगा। इसमें भी ऐसे एक क्वेश्चन है कि भाई यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब मैनेजमेंट बोलता है मैं इस चीज को डिस्क्लोज कर दूंगा, मैं इस चीज को डिस्क्लोज कर दूंगा, ऑडिटर आप एडवर्स ओपिनियन मत देना, चलेगा क्या? मैंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं चलता है, ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन देना ही पड़ेगा जब कभी भी इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। फिर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट करूंगा ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिस पे क्वेश्चन बनेंगे, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मैंने बोला भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज हो सकती है, अनडिस्क्लोज हो सकती है। डिस्क्लोज दे तो क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक सेपरेट सेक्शन देंगे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, जिसमें कल मैंने आपको ड्राफ्टिंग भी सिखाया था। ड्राफ्टिंग वाली वीडियो भी देख लेना, कैसे आपको ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, 5 मार्क्स फ्री के मिलते हैं वो। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी अनडिस्क्लोज है तो क्वालिफाइड एडवर्स देना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। ठीक है, हाँ, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है इसमें। ऐसे 600 में एक स्पेशल पॉइंट मिलता है मेरे को, देखो ऐसे 600 में, ये बहुत मस्त स्पेशल पॉइंट है, देखना इसको। क्या बोलता है ना, प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बतानी पड़ेगी और शो करेगा वो एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क। यानी प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बोलेगा कितना काम मैंने किया है, कितना काम अदर ऑडिटर ने किया है, कितना काम मैंने किया है और कितना काम ब्रांच के ऑडिटर ने किया है, वो प्रिंसिपल ऑडिटर बोलेगा। और दूसरा पता है प्रिंसिपल ऑडिटर क्या बोलेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर ऑडिटर्स वर्क। प्रिंसिपल ऑडिटर बोलेगा साला मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ही नहीं अदर ऑडिटर के काम के लिए, एक्सेप्ट इफ, यानी अब प्रिंसिपल ऑडिटर जिम्मेदार हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑडिटर जिम्मेदार हो जाएगा कब? तो मैंने बोला सस्पिशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ वर्क। अब मेरे को शक है ना अदर ऑडिटर के काम पे, अब मैं क्या हो गया सर, अब जिम्मेदार हो गया। नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर जिम्मेदार नहीं रहता है अदर ऑडिटर के काम के लिए, लेकिन जब इसको शक आता है ना सर अदर ऑडिटर के काम का, तो वो जिम्मेदार हो जाता है कि हाँ यार अदर ऑडिटर ने कुछ गड़बड़ की, इसको शक हो रहा है, तो भाई वो जिम्मेदार रह जाएगा। इस पर TYU4 का एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी है। क्या बात समझ में आती है? मैंने बोला हाँ जी, बात तो समझ में आती है। ठीक है, ये हो गया अपना ऐसे 600 की सीरीज के स्पेशल पॉइंट। अब भाई भर भर के स्पेशल पॉइंट आपको मिलेंगे ऐसे 700 की सीरीज में, देखना ना भूलिएगा। देखो सर, ऐसे 701 से शुरुआत करते हैं, प्यारी प्यारी प्यारा प्यारा ऐसे 701 करेंगे शुरू। आओ देखो सर क्या बोलता है ये,
देखो ये पॉइंट है ना आपको एमटीबी में मिलेगा, ये पॉइंट आपको एमटीबी में मिलेगा। पता है अपन ईओएम में पढ़ते हैं कि ईओएम में नहीं देता हूं जब कभी भी मॉडिफिकेशन होता है वो मैटर को लेकर के, तो ये चीज अपन ने एमटीबी में पढ़ी थी कि कैम भी आप नहीं दोगे जब कभी भी वो पर्टिकुलर मैटर पे मॉडिफिकेशन होगा, तो ईओएम के साथ वो चीज में कैम भी आ जाएगा। क्लियर है, कैम आप नहीं दे सकते हो जब कभी भी कोई मैटर पे क्या है ना सर, मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा मेरे को आपको क्या बताना था, देखो सर कैम कब कब आता है, मैंने बोला लिस्टेड एंटिटी के केस में तो कैम आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर लॉ बोलेगा ना, लॉ ने बोला करने का तो करने का भाई, लॉ ने बोला करने का तो करने का, लॉ बोलेगा तो कैम आएगा। और कोई दूसरी सिचुएशन यानी कि जो कोई अनलिस्टेड एंटिटी है उधर ऑडिटर को लग रहा है ना कैम देना है तो ऑडिटर दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैटर कैम का एग्जांपल, यानी जब कभी भी आपको क्वेश्चन में देखे सीएफओ, ऐसा टीवाईयू का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में क्या दिखा था सीएफओ मतलब समझ जाने का, टीसीडब्ल्यूजी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन की मैटर थी। मैंने बोला भाई साहब ये कैम का एग्जांपल है, क्योंकि कैम क्या होता है, वही तो होता है जो आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो मैंने बोला ये दो चीजें साथ में दिख जाए तो समझ जाना ऐसे 701 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है, क्योंकि कैम का बेसिक मतलब क्या होता है, कैम का मतलब यही तो होता है आपने कुछ टीसीडब्ल्यूजी से बातें कम्युनिकेट करी थी, क्वेश्चन में कैम भी दिख गया मतलब अपन आइए टीसीडब्ल्यूजी भी दिख गया, सीएफओ, ठीक है। तो एक वो हिंट हो गई, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो समझ जाना ये कैम का ही क्वेश्चन है, टीवाईयू का एक क्वेश्चन भी है। क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर। उसके अलावा कैम में एक स्पेशल पॉइंट है, क्या है पता है, देखो ऐसे 705 क्या बोलता है ना, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आपने दे रखा है ना सर, कहीं भी आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रखा है ना, तो उस पर्टिकुलर मैटर पे आप कैम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ लॉ ने बोला करने का तो करने का, हाँ लॉ की बात अलग है। और कभी भी ये देखो, ये इस पे आईसीए का एमसीक्यू भी है, कभी भी अगर कैम नहीं है, इफ देयर इज नो कैम, तो भी कैम पैरा आएगा, और कैम पैरा में आप क्या लिखोगे कि भाई कोई कैम है ही नहीं। क्लियर है, हाँ कैम पैरा को आप स्किप नहीं कर सकते, बेसिक सा इतना ही इसका मतलब है। अब मैं आता हूं ऐसे 705 पे, भाई साहब ऐसे 705 में भी भर भर के स्पेशल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोलता है ऐसे 705 के स्पेशल पॉइंट्स, बड़े ध्यान से इसको देखना। हाँ देखो इस पे एक क्वेश्चन है बीओएस पोर्टल पे, बड़े ध्यान से देखना सर। यहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं पता है, मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज कर देता है ना, देखो यहाँ पे क्या किया था, मैनेजमेंट ने कुछ लिमिटेशन लगाई थी, ठीक है। अपन ने एज ए ऑडिटर रिक्वेस्ट करा मैनेजमेंट को कि भाई वो लिमिटेशन को रिमूव कर दिया जाए, अपन ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला हाँ सर अपन ने रिक्वेस्ट किया था। मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करता है ना तो अपन कम्युनिकेट नॉर्मली करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है ना टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी, इसका मतलब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम है, ठीक है। तो फिर क्योंकि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम है ना, तो एक कम्युनिकेट वाली लाइन हट जाएगी और खाली परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, आपको खाली इतना ही करना है। समझ रहे हो क्या, नॉर्मल केस में आपको टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा है टीसीडब्ल्यूजी आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी, तो कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी वाली लाइन हट जाएगी, क्योंकि वो दोनों तो सेम हो गए ना, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, और तब खाली अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करके आना है। क्लियर है, हाँ ये बात को स्पेशली ध्यान में रखना। अब ये देखो इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिटर शेल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज रीजन। अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो ना सर, तो आप ये रीजन नहीं दे सकते अपने रेजिग्नेशन के टाइम पे कि मेरा प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन, यानी मैं कहीं और प्री ऑक्यूपाइड हूं, कहीं और मेरे को काम करने जाना है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिटर कभी भी प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन का रीजन नहीं दे सकता, आईसीए का एमसीक्यू इस पे। फिर भाई ये वाला पॉइंट अपन लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं। देखो क्या होता है ना सर, विड्रॉवल नॉट परमिटेड विदाउट ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है ना सर, ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट आपको देनी ही पड़ेगी रिजाइन करने से पहले। देखो अगर एक ऑडिटर चाहता है कि मैं रिजाइन करके जाऊं तो उसके 3 केस होते हैं, बड़े ध्यान से देखना सर। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर, अभी क्वार्टर खत्म हुआ है ताजा ऑडिटर 45 डेज के अंदर उतावड़ कर रहा है, मैंने बोला हाँ यार विद इन 45 डेज ही तो हुए, ऑडिटर को बख्श देते हैं। ऑडिटर को मैं बोलूंगा ऑडिटर बिफोर रेजिग्नेशन तेरे को ऑडिट या एलआर रिपोर्ट देनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर क्वार्टर की, यानी तूने एक क्वार्टर खत्म हुआ, तू विद इन 45 डेज रिजाइन कर रहा है, तो मैं कहा ठीक है पिछले क्वार्टर की तो दे दे। समझ रहे हो क्या, हाँ विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ एनी क्वार्टर, मैंने बोला हाँ सर कोई क्वार्टर खत्म हुआ, हाँ अप्रैल में जून खत्म हुआ, तू उसके 45 डेज में बोल रहा है, तो मैंने बोला अप्रैल में जून का तू क्या देके जा, ऑडिट का रिपोर्ट या लिमिटेड रिव्यू का रिपोर्ट देके जा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है आफ्टर 45 डेज है, तूने देर कर दी आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर, तो मैं उसको क्या बोलूंगा भाई, तू वो वाले क्वार्टर का भी देके जा, यानी अप्रैल में जून का भी देके जा और जुलाई अगस्त सितंबर का भी देके जा। क्लियर है, हाँ क्योंकि उसने कब बोला था, अप्रैल में जून के आफ्टर 45 डेज, ठीक है। और क्या बोलता हूं ना, अगर तूने 3/4 काम कर दिया है ना, तो तू पूरा काम कर दे, यानी अगर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट तूने 3 क्वार्टर की इश्यू कर दी है सर, 3 क्वार्टर की, तो मैं बोलता हूं थोड़े से काम के लिए अपना नाम खराब कर रहा है, एक काम कर फुल ईयर का ही तू काम करके जा, इश्यू करके जा ऑडिट रिपोर्ट फॉर फुल ईयर। क्लियर है, हाँ जी। ऐसे 706 बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ईओएम में कब दूंगा, जब वो पर्टिकुलर मैटर पे मॉडिफिकेशन नहीं होगा। मैंने बोला ओके
क्लियर है क्या? हाँ, ये थे इसके स्पेशल पॉइंट। अब ऐसे 710 का स्पेशल पॉइंट, आहा आहा 710 क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे, देखो जब अपन कंपैरेटिव एफएस पढ़ते हैं ना, इसमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सर ऐसे 710 में खाली ओम 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 आपको याद रखना है, ओम 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 ओम, समझ रहे हो क्या? यानी इफ देखो कंपैरेटिव एफएस में अपन ने पता है क्या पढ़ा था, इफ ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफर्स फ्रॉम प्रीवियस ओपिनियन, तो उस केस में ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा रीजन ओम पैरा में। यहाँ पे ईओएम नहीं आता है, ओम पैरा आता है, ठीक है, अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, उसके अलावा ऐसे 710 में हर जगह क्या आएगा ना सर, ओम पैरा ही आएगा। क्या बोलता है, देखो सर, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर किसी और ने ऑडिट की है तो ऑडिटर ओम पैरा में बताएगा, ओम पैरा में बताएगा, ओम पैरा में बताएगा। अगर प्रायर पीरियड एफएस किसी और ने क्या करिए ना सर, ऑडिट करिए, ठीक है, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट करिए। उसके अलावा अगर प्रायर पीरियड एफएस ऑडिटेड नहीं है ना सर, नॉट ऑडिटेड, तो भी वो चीज जाएगी ओम पैरा में, ईओएम पैरा आएगा ही नहीं। बात समझते हो? मैंने बोला हाँ, ऐसे 720 में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। आते हैं फटाफट से ऐसे 800 में। 800 में एक स्पेशल पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। 800 800 ऐसे 800, लाइक वाइक करो हाँ भाई। देखो सर, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, ऑडिटर इश्यू करता है ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो वो चीज ईओएम पैरा में जाती है। एमसीक्यू में इसका एक आपको पॉइंट मिलेगा। देखो पहले इतना समझो, ऑडिटर अगर इश्यू कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी, तो वो चीज ओम पैरा में जाती है। अब इसका एमसीक्यू क्या मिलेगा ना, आईसीआई ने एक मस्त एमसीक्यू बनाया है। क्या बोलता है ना आईसीआई, वो ऐसा बोलता है कि भाई अलर्ट करना है मेरे को जब भी यूजर्स को। क्वेश्चन में आपको क्या मिलेंगे ना, ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4। एमसीक्यू है, हाँ सर, अलर्ट करना होता है, जब भी बोले ना अलर्ट करना है यूजर्स को, तो हमेशा ईओएम पैरा आएगा। कीवर्ड क्या है, अलर्ट करना है यूजर्स को, तो हमेशा उसमें ईओएम पैरा आएगा, उसमें ओम पैरा नहीं आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, अगर एमसीक्यू में आपको ऑप्शन है अलर्ट करना है यूजर्स को, तो क्या आएगा, ईओएम पैरा आएगा। नीचे लिख दो कमेंट में, अलर्ट यूजर्स ईओएम पैरा। क्लियर है? हाँ, ये हो गया ऐसे 810 का स्पेशल पॉइंट, ठीक है। हाँ, अगला स्पेशल पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे नंबर 805 का। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, जिसपे से आईसीआई सवाल बना सकता है अच्छा खासा। देखो एक तो ये वाला पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा। चलो, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बोला है पता है, डिस्क्लेमर अगर आप दे रहे हो ना ऑपरेशंस पे, कैश फ्लोस पे, यानी पीएनएल पे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, तो परमिटेड है कि आप क्लीन ओपिनियन बोले तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, स्टेट ऑफ अफेयर्स पे बोले तो किस पे, ये होगा बैलेंस शीट पे। ये इसका एक एक्सेप्शन है। क्लियर है कि आपने क्या किया ना सर, जनरली आप क्या करते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल पे ओपिनियन देते हो, ठीक है, यानी उसमें सब आ जाता है, पीएनएल भी आ जाता है, बैलेंस शीट भी आ जाता है और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, डिस्क्लेमर कभी भी आप दे सकते हो ऑपरेशन कैश फ्लो पे, ठीक है, यानी सीएफएस पे और पीएनएल पे, तो उस पर्टिकुलर केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन बैलेंस शीट में दे सकते हो, वो चीज परमिटेड है। उसके अलावा जो मैं आपको बात बतानी है ना, ये रही वो इंपॉर्टेंट बात, ये रही वो इंपॉर्टेंट बात। देखो सर, इस पर बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे गए बीओएस पोर्टल पे, पता है क्या बोला है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपने एडवर्स ओपिनियन दिया है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, तो सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी आपको एडवर्स और डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन अलाउड नहीं होता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन भी पता है कौन से केस में लग रहा था, स्पेसिफिक एलिमेंट में लग रहा था, सिंगल एफएस में नहीं लग रहा था। यानी सिंगल एफएस में तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते, हाँ सर दे ही नहीं सकते, उसमें तो हमेशा आपको एडवर्स डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। अब स्पेसिफिक एलिमेंट पे पता है कब लगेगा, जब 3 कंडीशन आपने मीट कर ली। पता है क्या, ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, यानी लॉ रेगुलेशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई होनी चाहिए, लॉ रेगुलेशन राजी होने चाहिए, पहला। दूसरा, वो एलिमेंट चिंदी एलिमेंट होना चाहिए, यानी एलिमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट एफएस, यानी करोड़ों की अगर बैलेंस शीट होगी तो एलिमेंट हजारों का होना चाहिए। और तीसरा, दोनों रिपोर्ट को हमको अलग अलग दिखाना है, यानी जो मेन वाली रिपोर्ट है जिसमें एडवर्स डिस्क्लेमर होगा वो वाली रिपोर्ट, और जो स्पेसिफिक एलिमेंट वाली रिपोर्ट है वो अलग अलग पब्लिश होनी चाहिए। बात समझते हो क्या? मैंने बोला हाँ सर, ये तो ईजी बात थी। तो ये एक बात मेरे को आपको बतानी थी ऐसे 805 में। अब मैं आता हूं एसआरएस के स्पेशल पॉइंट्स पे। देखो सर, एसआरएस 4400 में तो भाई कुछ स्पेशल पॉइंट है नहीं है सच, बस इतना ध्यान रखना है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो यहाँ पे ना तो ऑडिट होगा ना ही रिव्यू होगा। मैंने बोला था आपको इसका रिपोर्टिंग आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इसके आईसीआई ने क्वेश्चन भी पूछा, अपन ने क्वेश्चन चार्ट बेच में इसके सारे क्वेश्चन भी कवर किए थे, ठीक है। हाँ, एसआरएस 4410 में एक भाई बहुत मस्त सा पॉइंट है सर, मस्त सा पॉइंट है। देखो सेम इधर भी है कि ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ना तो ऑडिट होगा ना ही रिव्यू होगा। हाँ, एक एसआरएस 4410 में बात ये है कि यहाँ पे ऑडिटर को, यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिशनर होता है, बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिशनर शब्द का यूज होता है। मैंने आपको भी समरी दे रखी है कहाँ का प्रैक्टिशनर यूज होता है, कहाँ का ऑडिटर होता है। वो क्वेश्चन मैराथन में जो मैंने लिया था ना, ऑल चैप्टर्स पी का क्वेश्चन मैराथन, उसमें मैंने आपको समरी दे रखी है, किधर किधर प्रैक्टिशनर यूज होता है, किधर किधर ऑडिटर यूज होता है, किधर किधर मैनेजमेंट यूज होता है, किधर किधर रिस्पॉन्सिबल पार्टी यूज होता है, किधर किधर पॉजिटिव ओपिनियन आता है, किधर किधर नेगेटिव या नो ओपिनियन आता है।
देखो सर, प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये सब करना किसकी जिम्मेदारी है भाई साहब? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये सब करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं है। अभी तक मेरे को आपको क्या स्पेशल पॉइंट बताया है ना, देखो अगर प्रैक्टिशनर को पता चला, इस पे बहुत क्वेश्चन है आईसीआई के, अगर प्रैक्टिशनर को पता चला कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या तो उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट्स की जरूरत है। अमेंडमेंट्स बोले तो अमेंडमेंट्स टू कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर नीडेड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या तो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है। इन तीन में से अगर कुछ भी पता चलता है ना, क्वेश्चन हमेशा इसमें से बनता है, अमेंडमेंट्स में से। तो प्रैक्टिशनर है ना, प्रैक्टिशनर प्रपोज करेगा अमेंडमेंट्स टू मैनेजमेंट, यानी बोलेगा मैनेजमेंट मैनेजमेंट ओ मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लीज अमेंडमेंट कर दो ना। मैनेजमेंट ने अगर मना किया ना तो प्रैक्टिशनर या तो विड्रॉ कर जाएगा, मतलब विड्रॉ ही करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिशनर क्या कर जाएगा? विड्रॉ कर जाएगा और इन्फॉर्म कर देगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई ये मेरे रीजन है विड्रॉल करने के, क्लियर है? हाँ। और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर प्रैक्टिशनर क्या करेगा ना, दूसरे प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेगा कि उधर क्या क्या मेरे को अवेलेबल ऑप्शन है, क्लियर है? अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेगा। यानी पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई? विड्रॉ कर जाओ। विड्रॉ नहीं मेरे पड़ रहा है तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये हो गया मेरा एसआरएस का स्पेशल पॉइंट। अब एसएई में एस सच कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं है और एसआरई में भी कोई भी एस सच स्पेशल पॉइंट नहीं है। मैं आता हूं फटाफट से आपके चैप्टर्स के स्पेशल पॉइंट पे। डिजिटल ऑडिट से शुरुआत करते हैं सर। डिजिटल ऑडिट डिजिटल ऑडिट डिजिटल ऑडिट डिजिटल ऑडिट, देखो सर सबसे पहला इसमें क्या है ना भाई साहब, देखो एक होता है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, ठीक है? रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी में नॉर्मल वाले आंसर आते हैं, पता है कौन से? जो मैंने पढ़े थे, डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम, यानी कि देखो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी एक होता है, इसको ध्यान से देखना, बच्चे किसके साथ कंफ्यूज करते हैं। डेटा में लॉस हो गया मान लो, ठीक है? डेटा में लॉस हो गया, फिर कुछ इनएप्रोप्रिएट चेंजेस हो गए, यानी कि इनएप्रोप्रिएट मैनुअली किसने इंटरवेन कर दिया, ठीक है? जैसे चतुर की स्पीच मैनुअली इंटरवेन हो गई थी। फिर चेंजेस बोले तो कोई अनऑथोराइज चेंजेस करके चला गया। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, पॉसिबिलिटी बोले तो पॉसिबिलिटी के आईटी पर्सनल को उसकी औकात से ज्यादा एक्सेस मिल गए। फेलियर हो सकता है सिस्टम का, हासिल डाउन टाइम जा सकता है, ठीक है? ये सब नॉर्मल वाले हो गए। अब बच्चे इसको किसके साथ कंफ्यूज करते हैं ना, स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं साइबर रिस्क के साथ। भाई साहब ये अलग है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी में 4-5 पॉइंट आते हैं, लेकिन साइबर रिस्क अलग है सर, साइबर रिस्क अलग है। अब देखो बड़े ध्यान से, साइबर रिस्क में मालवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इनसाइडर थ्रेट, ये सब आता है। भाई ये कर लेना, एमसीयू के लिए एक बार रीड मार लेना, मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना, एमसीयू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो इसको कंफ्यूज मत करना, ये साइबर रिस्क साइबर अटैक है और वो है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, ठीक है? हाँ। अब इसमें भी एक और पॉइंट है, इसमें भी एक और पॉइंट है। अगर तुमको क्वेश्चन में टेक्नोलॉजिकल रिस्क आया ना सर, टेक्नोलॉजी रिस्क, तो भी वही वाला लिख के आना है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम, डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम, समझ गए? यानी टेक्नोलॉजी रिस्क, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम, इन दोनों का आंसर सेम है। और जो अपना साइबर रिस्क है ना, साइबर अटैक, उसका आंसर अलग है। उसके अलावा एक पॉइंट है इसमें कंट्रोल कंसिडरेशंस का, अपन ने पता यूआरएस वाला पॉइंट पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग रिस्क और स्पेशलिस्ट। ये आता है कंट्रोल कंसिडरेशंस टू कंसीडर व्हाइल असेसिंग टेक्नोलॉजी रिस्क, यानी इधर कीवर्ड क्या है अपना, कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है? तब अपना यूआरएस वाला आंसर आता था। लेकिन एक और कंट्रोल कंसिडरेशन का आंसर अपन ने पढ़ा था, बताऊं? देखो ये रहा कंट्रोल कंसिडरेशंस का आंसर, कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क। इसमें कौन से आते थे? वेब कंट्रोल्स, वेब बोले तो वेंडर सेटअप के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स के और पैच मैनेजमेंट के। तो ये कंट्रोल कंसिडरेशन अलग है, ये कंट्रोल कंसिडरेशन जो है वो साइबर रिस्क का है। बात समझ रहे हो क्या? साइबर रिस्क का या इंटरनल कंट्रोल का। और वो जो कंट्रोल कंसिडरेशन थे यूआरएस वाले, वो किसके थे? तो मैंने बोला वो थे अपने टेक्नोलॉजिकल रिस्क के, तो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज खाते हैं, किधर वो कंफ्यूज होते हैं, देखो सर एक होता है अपना ऑटोमेटेड टूल्स। अब ऑटोमेटेड टूल्स के क्या एग्जांपल होते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका एग्जांपल हो गया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ठीक है? फिर नॉन फंजिबल टोकन, ये भी मैं बता दूं ये ब्लॉकचेन का ही पार्ट है, ठीक है? ब्लॉकचेन का दूसरा नाम क्या था? ऑन चेन था, ठीक है? हाँ देखो ब्लॉकचेन, नॉन फंजिबल टोकन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये सब ऑटोमेटेड टूल्स के एग्जांपल है। और नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट एक दूसरा टॉपिक है, उसके एग्जांपल है ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआर, वीआर, मेटावर्स, समझ रहे हो क्या? हाँ सर ये अलग अलग है। तो लोग क्या कंफ्यूज करते हैं ना, ऑटोमेटेड टूल्स और नेक्स्ट जनरेशन को सेम समझ जाते हैं। तो भाई आरपीए, एआई, नॉन फंजिबल टोकन, अपने ब्लॉकचेन, वो सब किसके एग्जांपल है? ऑटोमेटेड टूल्स के। नेक्स्ट जनरेशन के ये सारे एग्जांपल है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। समझ में आया क्या मैंने बोला? हाँ। अब ग्रुप ऑडिट में क्या है स्पेशल पॉइंट है? ग्रुप ऑडिट में सच कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। क्या है आंसर ग्रुप ऑडिट में? देखो ये नो सीएफएस वाली पता है कंडीशन होती है, नो सीएफएस, ठीक है? अनसीएफएस नहीं होगा। तो भाई इसमें तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
लोग क्या करते हैं ना, और करते हैं इसमें, और नहीं है सर, एंड है तीनों में, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी नो कंसो एफएस बनेगा। यानी आप होली ओन सब्सिडरी, पार्शियली ओन सब्सिडरी ऑन अदर कंपनी के, एंड ऑल मेंबर्स, भले वो वोटिंग वाले हो कि ना हो, डू नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंपनी जो है ना, वो कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज ना तो आज लिस्टेड है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, और आपकी अल्टीमेट इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल कर रही है कंसो एफएस। तो मैंने बोला सारी तीन कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में चेंज इन शेयर होल्डिंग आ रहा है, सर व्हाट डू मीन बाय चेंज इन शेयर होल्डिंग, मैंने बोला देखो आपका शेयर होल्डिंग का जो परसेंटेज है ना वो बदल गया। मान लो देखो, मान लो मेरा 50% शेयर होल्डिंग था, 50 से घट के मेरा 30 हो गया, या 50 से बढ़ के मेरा 70 हो गया, यानी चेंज इन शेयर होल्डिंग हुआ ना। ये एग्जांपल है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। ये था मेरा ग्रुप ऑडिट के स्पेशल पॉइंट, ठीक है। हाँ, अगले आते हैं बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में बहुत सारे लिमिट्स हैं, बैंक ऑडिट छोड़ भी दो ना तो प्लीज ये लिमिट्स करके चले जाना, एमसीक्यू में तुम्हारा काम बन सकता है। देखो सर, नेशनलाइज्ड पीएसयू बैंक अगर होती है ना तो 4 और मोर फर्म्स जॉइंटली एक्ट करती है एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। क्लियर है? 4 और मोर, ये एमसीक्यू में आप लोग को पूछ सकता है। मैंने बोला ओके। उसके अलावा देखो सर, क्लियरिंग्स ये आपको बहुत ज्यादा पूछ सकता है। सर क्या बोलता है ना सर, क्लियरिंग्स में ये चीज, भले वो क्लियरिंग्स छोड़ दो लेकिन भाई ये चीज एमसीक्यू के लिए देख लो। ब्रांच है ना आपकी बैंक की ब्रांच, कॉल करेगी आपको यानी कस्टमर को, या तो ईमेल करेगी फॉर चेक रिसीव्ड ऑफ 5 लाख एंड अबव फॉर इनवर्ड क्लियरिंग। यानी इनवर्ड क्लियरिंग के केस में बैंक आपको कॉल पे या ईमेल पे इंटीमेट करेगी अगर आपको 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक आया है। तो ये चीज भी आपको एमसीक्यू में आ सकती है सर, 5 लाख की लिमिट को ध्यान में रखना। उसके अलावा पता है क्या है, देखो सर, ये लोन्स एंड एडवांसेस में अपन पढ़ते हैं कि भाई बैंक है ना, बैंक क्या बोलती है, आपको सारे लोन्स और एडवांसेस को ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट के अंदर रखना है। लेकिन कोई इमरजेंसी का केस आया ना तो एडिशनल टेम्पररी लिमिट बैंक आपको देगी। कितने की? सैंक्शन फॉर मैक्सिमम 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट। आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग लिमिट है उसके 20% देगी। 100 रुपए की आपकी लिमिट है तो कितने का देगी? और 20 रुपए का देगी। और 90 डेज मैक्सिमम टेन्योर। यार आप जाओ यार, गरीब आदमी हो, नहीं रिपे कर पा रहे हो, 90 डेज का और टेन्योर दे दिया। तो ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। मैंने बोला ठीक है सर जी। और बताओ सर, और बताओ, और इसको ध्यान से सुनो। ये देखो, ये वाला डेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मैं वेरीफाई करता हूं कंप्लायंस ऑन 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स बट नॉट ऑन फ्राइडे। ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। कब 12 ऑड डेट्स ऑफ अलग अलग महीने की डेट लूंगा, एक ही महीने में नहीं आएगी वो डेट है, ठीक है। हर महीने, मतलब 12 महीने होते तो 12 डेट आएगी, लेकिन वो 12 डेट फ्राइडे नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर समझ गए। और बोलो सर, और कहां पे पूछ सकता है? देखो यहां पे पूछ सकता है, क्या है ना, ये अपन पढ़ते हैं 15 दिन। देखो सर 15 दिन ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद आरबीआई। मैं एसबीआई हूं, मेरा कुछ बैलेंस आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं बीओबी हूं, मेरा आरबीआई के पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मेरे को अदर डेबिट क्रेडिट एंट्रीज चेक करनी पड़ती है आरबीआई स्टेटमेंट अनरिस्पॉन्डेड फॉर मोर देन 15 दिन, ठीक है। अब भाई इसमें ज्यादा क्या होता है पढ़ो मत, ये आपको एमसीक्यू में खाली दिख जाए ना ऐसा कि आपका बैलेंस आरबीआई के साथ पड़ा है और अनरिस्पॉन्डेड कोई भी चीज है तो वो मोर देन 15 दिन की उसकी लिमिट होती है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कॉल लोन्स मेड एंड रिसीव्ड कैन नॉट बी नेट ऑफ। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। कॉल लोन्स, पता है जो कॉल शॉर्ट नोटिस के लोन्स होते हैं, हाँ सर, तो कॉल लोन्स मैंने दिए और कॉल लोन्स मैंने लिए, उसको मैं नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकता। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गया मैं, समझ गया। ये एनपीए वाला तो पूरा करना ही है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट के लिस्ट में भी दिया एनपीए वाला, क्रेडिट कार्ड वाला, ये तो आपको पूरा ही करना है, ठीक है। एनपीए में भी क्या स्पेशल पॉइंट है, आओ आपको बता देता हूं। मैं खाली वही वाला एनपीए बेच सकता हूं जो कि 2 साल पुराना है, ठीक है। यानी वो बुक्स ऑफ बैंक में रहा होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। कैश बेसिस पे बेचूंगा, विदाउट रिकॉर्ड्स ओनली बेचूंगा। और वो एनपीए में नहीं, बैंक हैज नॉट परचेज्ड एनपीए व्हिच इट ओरिजिनली सोल्ड। यानी भाई एक बार आपने बेच दिया तो बेच दिया, भूल जाओ सर उसको, ठीक है। बैंक को वो वाला एनपीए वापस से परचेज नहीं करना है जो कि उसने ओरिजिनली बेच दिया है, और ये तो आपको करना है। ये सेल ऑफ एनपीए, परचेज ऑफ एनपीए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। स्पेशल पॉइंट अगला, स्टॉक स्टेटमेंट रिलाइड अपॉन बाय बैंक्स टू डिटरमाइन ड्रॉइंग पावर। जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक ले रहा है ना सर ड्रॉइंग पावर के लिए, वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा भाई इस पे तो टीवैके का क्वेश्चन भी है, अकाउंट्स वेयर रेगुलर एडहॉक लिमिट्स आर नॉट रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम ड्यू डेट आर एनपीए। मैंने बोला भाई आपको है ना आपके बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना पड़ता है कि भाई उसकी औकात है कि नहीं रीपे करने की, हर 180 डेज में चेक करने का। अगर चेक नहीं करे तो क्या बन जाता है, वो एनपी हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, आपको रेगुलर या एडॉक लिमिट्स पे, रेगुलर एडॉक पे ज्यादा लफड़ों में मत पड़ो। मैंने बोला बेसिकली क्रेडिट वर्दिनेस आपको चेक करते रहनी है विद इन 180 डेज। क्लियर है? नहीं किया तो आप क्या बन जाओगे, एनपीए बन जाओगे। असेट क्लासिफिकेशन हमेशा कैसा होता है, मैंने बोला बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है। यानी कार लोन आपने दिया शंकर लखवानी को, शंकर लखवानी ने डिफॉल्ट कर दिया। हाउस लोन आपने दिया, मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, तो भी मैं पूरा का पूरा क्या बन गया, एनपीए बन गया। मैं पूरा बोरोवर हूं ना, तो मैं बोरोवर वाइज एनपीए बन जाऊंगा, एक एक फैसिलिटी वाइज नहीं। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस तो इंपॉर्टेंट है, वो तो पूरा का पूरा आपको करना ही है, ठीक है। हाँ, अब छोटे छोटे स्पेशल पॉइंट्स जिधर आप मार्क्स खाओगे वो मैं आपको बताता चल रहा हूं।
बैंकिंग, हाँ सर, हाँ। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे तो प्लीज इधर सुन लो। टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आते हैं। ये बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है क्योंकि इट इज फुल्ली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। क्वेश्चन में आएगा भाई हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल कौन सा है, मैंने बोला भाई टीयर 1 कैपिटल, एमसीक्यू में आ सकते हैं। टीयर 2 कैपिटल में क्या होते हैं, सर्टेन रिजर्व्स प्लस सर्टेन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट। मैंने क्या बोला, देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है आपको। लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है ना किसकी, टीयर 2 कैपिटल की, इज लोअर देन टीयर 1 कैपिटल। यानी मैंने बोला अच्छा कौन सा है दोनों में से, टीयर 1 कैपिटल अच्छा है। देखो सर, क्यों सर टीयर 1 कैपिटल अच्छा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल है और इसकी लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ना टीयर 2 कैपिटल की वो कम है, टीयर 1 कैपिटल की अच्छी है ना। हाँ सर, तो मैंने बोला टीयर 1 कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है टीयर 2 कैपिटल की वो कम होती है, टीयर 1 कैपिटल की ज्यादा होती है। उसके अलावा कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, मिनिमम 9% होना चाहिए बैंकों के केस में। आरबीआई रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन मिनिमम सीआरआर, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%। क्लियर है, इस बात को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। सर कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट के लिए इसको जाने दो, भी एंड टाइम पे समझ नहीं आएगा, पहले नहीं पढ़ रखा तो ये 9% को ध्यान में रख लेना, कभी आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो आप लोग दे पाओ आंसर उसका। उसके अलावा लफार मैंने बोला भाई ये 60 डेज की लिमिट याद रखनी आपको। लफार में कॉपी ऑफ लफार एंड एजेंडा नोट आपको सबमिट करना होता है आरबीआई को विद इन 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय स्टेट ऑडिटर्स। तो इसमें 60 डेज की लिमिट आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, ये देखो कॉन्करेंट ऑडिटर का टेन्योर ऑफ एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर विद अ बैंक कितना रहेगा ना। मेरे को कॉन्करेंट ऑडिटर बनना था बीओबी का, तो मैं कब तक, देखो सर मेरा टेन्योर यानी मैं कितने टाइम तक बना रह सकता हूं, मैक्सिमम 5 इयर्स तक मैं बना रह सकता हूं बैंक का। ठीक है, लेकिन एक ब्रांच की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 3 साल की ही लिमिट है, यानी इस पे एमसीक्यू आ सकता है। एसबीआई का मेरे को कॉन्करेंट ऑडिटर बनना था, तो एसबीआई की एक ब्रांच में मैं 3 साल बनूंगा, दूसरी ब्रांच में 2 साल बनूंगा, यानी टोटल मिला के 5 साल बनूंगा। पर ब्रांच की लिमिट कितनी है सर, 3 साल की लिमिट है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा बैंक का हाफ ईयरली रिव्यू होता है 30 नौ को और 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। ठीक है, हाफ ईयरली रिव्यू होगा, ये क्वेश्चन में डेट आ सकती है आपको एमसीक्यू वगैरह में। कॉमन आंसर कल कराया था आपको, वीडियो भी डाली है। एलडीआर टॉपिक्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, एलडीआर टॉपिक्स ऑफ अपने कारों के क्लॉजेस और बैंक ऑडिट का कॉमन आंसर और ड्राफ्टिंग ओपिनियन। तो मेहरबानी करके वो वीडियो को अच्छे से देख लेना। एनबीएफसी पे आते हैं, एनबीएफसी में तो भर भर के पॉइंट है सर, भर भर के पॉइंट है। आओ एनबीएफसी में भर भर के पॉइंट है। क्या बोलते हैं एनबीएफसी का, देखो सबसे पहला पॉइंट 50-50 टेस्ट अपन करते हैं। पता है क्या, कंपनी को मैं तभी एनबीएफसी बोलता हूं जब कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड कंपनी की फाइनेंशियल इनकम, देखो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड कंपनी की फाइनेंशियल इनकम इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। देखो कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड कंपनी की फाइनेंशियल इनकम इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। एंड आएगा दोनों में, और जब मैं टोटल एसेट्स निकालूंगा ना तो नेट ऑफ कर दूंगा इंटेंजिबल एसेट्स को। इसका एक क्वेश्चन भी अपन ने क्वेश्चन चार्ट वाले में करा था, तो प्लीज इसका एक क्वेश्चन है वो करके चले जाना। एमटीपी का क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन चार्ट वाले क्वेश्चन मैराथन में अपन ने उसको सॉल्व कराया। क्लियर है, हाँ। टोटल एसेट्स में क्या नहीं आएगी, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएंगी। उसके अलावा सर नेट ओन फंड अपने को इस अटेम्प्ट के लिए सबका 2 करोड़ का ही लेना है, सारी एनबीएफसी का। ठीक है, उसके अलावा ये देखो सर एग्जेम्प्टेड वाली कंपनी कौन सी होती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कैसा है ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अगर असेट साइज लेस देन 100 करोड़ है ना तो वो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है, ये तो एकदम सिंपल है। लेस देन 100 करोड़ के असेट साइज है तो वो क्या हो गई ना सर, एग्जेम्प्ट हो गई। अगर असेट साइज 100 करोड़ एंड अबव है, 100 करोड़ एंड अबव है तो मेरा दिमाग चलना चाहिए। देखो सर 100 करोड़ एंड अबव है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे पब्लिक फंड्स तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 100 करोड़ एंड अबव है ना और एक्सेप्ट कर रहे हैं ना पब्लिक फंड्स तो एग्जाम नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी नॉर्मली देखो सर अगर एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है तो मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको मैं एग्जाम्पशन दे दूंगा। 100 करोड़ एंड अबव है ना तो मेरे को देखना पड़ेगा पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना पब्लिक फंड्स तो भाई क्या कर दूंगा, एग्जाम कर दूंगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरे को एग्जाम्शन नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर लेना पड़ेगा। अगला आता है यहाँ पे सर डाउनग्रेडिंग। अगर आप कर रहे हो बिलो मिनिमम ग्रेड, पता है अपन ने पढ़ा था एनबीएफसी में अपन मिनिमम ग्रेड के नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं तो रिपोर्ट करनी पड़ती है आपको पोजीशन आरबीआई को विद इन 15 वर्किंग दिन। तो ये भी भाई 15 वर्किंग डेज वाली लिमिट देख लेना, एमसीक्यू में आपको सताएगी। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी में क्या करेगा फन, अपन ने अलग अलग प्रकार के फ्रॉड पढ़े थे। मैंने बोला था पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 2 यानी कि इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। इस पर्टिकुलर केस में मैं रिपोर्ट करूंगा फ्रॉड इफ इंटेंशन इज सस्पेक्टेड प्रूव, यानी इस पर्टिकुलर केस में मैं तभी फ्रॉड को
क्या, मैं तभी फ्रॉड को रिपोर्ट करूंगा जब इंटेंशन मेरा प्रूव होगा तब, ठीक है। नॉर्मली तो मैं क्या करता हूँ ना, नॉर्मली मैं कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली 1 to 7 में जितने पढ़े ना उसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन भाई पॉइंट नंबर 27 में एग्जाम्पशन है, मैंने क्या बोला भाई, जब इंटेंशन प्रूव होगा ना तभी उसको मैं फ्रॉड के उसमें रिपोर्ट करूंगा, नॉर्मली नहीं करता हूँ, ठीक है। बट फॉलोइंग केसेस वेयर इंटेंशन इज नॉट सस्पेक्टेड प्रूव्ड आर फ्रॉड, लेकिन मैंने बोला भाई ये कैश शॉर्टेज में मैंने कुछ एग्जाम्पशन दे दिए कि भाई अगर इंटेंशन नहीं भी होगा, इंटेंशन प्रूव नहीं भी होगा ना, तो भी मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉड है। तो इसमें लिमिट को ध्यान रख लेना, कैश शॉर्टेज अगर मोर देन 10,000 का हुआ तो, और कैश शॉर्टेज मोर देन 5,000, लेकिन वो किसने डिटेक्ट किया है, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, ऑफिसर ने क्या किया है ना, डिटेक्ट किया और रिपोर्ट नहीं किया है। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, कैश शॉर्टेज मोर देन 10,000 में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि मैनेजमेंट, ऑडिटर, ऑफिसर नॉट रिपोर्टेड, लेकिन कैश शॉर्टेज मोर देन 5,000 में ऐसी लिमिट है कि डिटेक्टेड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर, ऑफिसर एंड नॉट रिपोर्टेड। तो प्लीज ये देख लेना एमसीक्यू के लिए। सर ये चीज समझ में नहीं आई, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है लोगों को, बड़े ध्यान से देखना। नॉर्मली क्या बोल रहा है ना, 1 to 7 के जो फ्रॉड है ना, मैं ऐसे ही रिपोर्ट कर देता हूं, ठीक है, मैं कुछ इंटेंशन नहीं देखता हूं। लेकिन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के केस में और नेग्लिजेंस, ये कैश शॉर्टेज के केस में मैं क्या देखता हूं सर, इंटेंशन देखता हूं। लेकिन कैश शॉर्टेज में भी मैं इंटेंशन नहीं देखूंगा, यानी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन कब, तो मैंने बोला 10,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज हो और 5,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज हो, जब डिटेक्ट किया मैनेजमेंट, ऑडिटर, ऑफिसर ने, ठीक है। अगला देख लो स्पेशल पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन वाला। हाँ सर देखो एनबीएफसी है, नहीं देखो इस पर टीवाईयू का क्वेश्चन भी है। एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट। एनबीएफसी अपने नोट्स अकाउंट्स में दिखाता है, पता है क्या, अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर जो कि इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल इनकम है। और ये तो बात होगी एनबीएफसी की। हाँ, अब नॉर्मल केस में क्या होता है ना, ये देखो ये वाला इसका इंपॉर्टेंट है, टीवाईयू का क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर कोई भी आइटम अदर इनकम, अदर एक्सपेंडिचर की मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम होती है, तो उसको मेरे को अलग से क्या करना पड़ता है सर, डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है ना सर, मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ता है कोई भी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अगर वो एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 लाख रुपए विच एवरेज है। इसको अपने डीप में पढ़ा था, लेकिन अब टाइम पास छोड़ दो, खाली लिमिट को ध्यान में रख लेना। क्लियर है? हाँ, आओ आओ आओ। उसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एक्सेप्शन रिपोर्ट, इसका एक एग्जांपल भी अपन ने पढ़ा था। एनबीएफसी अगर सेल कर रही है कंप्यूटर पार्ट्स या कुछ भी, एनबीएफसी मान लो रेडीमेड गारमेंट्स बेच रही है, एनबीएफसी टॉयज बेच रही है, कुछ भी बेच रही है, तो मैंने बोला वो सारा का सारा एक्सेप्शन रिपोर्ट में चला जाता है, क्योंकि एनबीएफसी ऐसे सारे ट्रेडिंग वाले धंधे नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं अपने स्केल बेस्ड रेगुलेशन के, एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। उसको फटाफट से पढ़ा देता हूं मैं तुमको, चलो सर। एनबीएफसी बेस लेयर की मेमोरी टेक्निक पता है क्या है, 1000 PPAAFF। क्या बोल रहा है ना, बड़े ध्यान से सुनना सर, 1000 PPAAFF, 1000 PPAAFF। देखो सर इस पे बहुत एमसीक्यू बनते हैं, बड़े ध्यान से देखना सर इसको। बेस लेयर में पता है कौन सी एनबीएफसी आएगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो असेट साइज ऑफ 1000 करोड़, तो हो गया पहला 1000। और एनबीएफसी विद फॉलोइंग एक्टिविटीज, फॉलोइंग कौन सी, एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगली होती है एनबीएफसी मिडिल लेयर, इसकी क्या मेमोरी टेक्निक रहती है, साइज 1000 सीसी। सर इसका मैंने आपको चार्ट भी बना के दिया था। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो होती है ना, देखो बड़े ध्यान से, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हमेशा मिडिल लेयर में जाएगी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग में मैं असेट साइज देखूंगा। देखो असेट साइज अगर बिलो 1000 करोड़ है तो बेस लेयर में जाएगी। देखो बीबी किया था अपने, बिलो 1000 करोड़ बेस लेयर, 1000 करोड़ एंड मोर है तो एम फॉर मोर है, तो किधर जाएगी, मिडिल लेयर में जाएगी। डिपॉजिट टेकिंग हमेशा मिडिल लेयर में, ठीक है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग में एसेट साइज चेक करूंगा, बिलो 1000 करोड़, बी फॉर बिलो, बेस लेयर में जाएगी। 1000 करोड़ एंड मोर है तो मिडिल लेयर में जाएगी। तो अब ऊपर अपन ने क्या पढ़ा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग बिलो असेट साइज ऑफ 1000 करोड़, तो वो किसमें चली गई सर, बेस लेयर में चली गई। मैंने बोला हाँ सर, देखो बिलो 1000 करोड़ बेस लेयर में चली गई। मैंने बोला हाँ जी सर, बेस लेयर में चली गई। वही तो अपन ने पढ़ा सर इधर, हाँ सर वही पढ़ा। अब यहाँ पे मिडिल लेयर में अपन क्या पढ़ेंगे सर, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी किधर जा रही है, मिडिल लेयर में, यही पढ़ रहे हैं। डिपॉजिट टेकिंग मिडिल लेयर में, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी 1000 करोड़ एंड मोर है, मिडिल लेयर में, वही पढ़ा। और एनबीएफसी विद फॉलोइंग एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज है, सीजी। सीजी बोले तो सर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। फिर होती है एनबीएफसी अपर लेयर। अपर लेयर में पता है कौन सी जाती है, टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज जो होती है वो अपर लेयर में जाती है। और एनबीएफसी आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई रिक्वायरिंग एनहेंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी अगर आरबीआई को लेगा तो कोई भी वो किधर डाल देगा, मैंने बोला अपर लेयर में डाल देगा। लेकिन कोई भी नहीं डाल देगा, टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी ही जाएगी, ठीक है। टॉप लेयर अभी क्या है ना सर, टॉप लेयर अभी के लिए एम्प्टी है, ये पॉपुलेट होगी अगर आरबीआई को लगता है कि भाई मेरे को इसको भरने की जरूरत है, तो अपर लेयर में से उठा के टॉप लेयर में डाल देगा। बात समझते हो? मैंने बोला हाँ जी। उसके अलावा अपन ने कुछ बातें की थी, पता है क्या, एस आई सीजी अपन ने ऊपर नहीं पढ़ा, एस आई ओ सीजी में सर जो देखो सर, सीजी अपन ने पढ़ा ना ऊपर अभी
सीजी, इसमें जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी है, ये हमेशा मिडिल लेयर में रहती है। ठीक है, जो ची है ना, ची वो मिडिल लेयर में भी रह सकती है, अपर लेयर में भी रह सकती है, और जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है ना, वो भी मिडिल लेयर में भी रह सकती है, अपर लेयर में भी रह सकती है। गवर्नमेंट ओन एनबीएफसी बेस लेयर में रह सकती है, मिडिल लेयर में रह सकती है। मैंने बोला हाँ सर, गवर्नमेंट वाले लोग को कभी मैं अपर लेयर में, टॉप लेयर में नहीं रखता हूँ। और रिमेनिंग एनबीएफसी जो है आईएमएम, वो एनी लेयर में जा सकती है। आईएमएम बोले तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी फैक्टर्स एंड मॉर्गेज गारंटी कंपनी। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये बात को थोड़े से ध्यान में रख लेना। अगला अपना आता है पीएसयू ऑडिट। लाइक वाइक कर देना, अभी तक लाइक वाइक नहीं करा तो। चलो सर, पीएसयू ऑडिट में इसमें देखो एक लिमिट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। कैग होल्ड करता है ऑफिस फॉर 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, हाँ। उसके अलावा पैक इसी कोपू में मेरे को आपको एक बात बतानी थी, अपन ने क्वेश्चंस मैराथन में भी कवर करी थी। क्या बोलता है ना, नॉर्मल अगर कोई कैग की रिपोर्ट होती है ना, तो वो एग्जामिन करने की जिम्मेदारी हमारे कोपू की ही रहती है। किसकी रहती है? गोपू की नहीं, गोलमाल वाले, कोपू की रहती है, कोपू की। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिखे ना कि वो कैग की रिपोर्ट है ना ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी पे है, ठीक है, ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी पे है, तो वो किस पे रहेगी सर? तो फिर वो पैक की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी हो जाएगी। खाली वर्ड को याद रखना, ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी की अगर कोई कैग की रिपोर्ट होती है तो वो फिर कौन करता है सर? पैक उसको एग्जामिन करता है। क्लियर है? मैंने बोला ओके सर। उसके अलावा देखो सर, ये एक एमटीबी का क्वेश्चन है। क्या है ना सर, लॉ है ना, लॉ ने डिफाइन करा कि भी फ्लैट ऐसा होना चाहिए, फ्लैट का क्राइटेरिया कि फ्लैट इतने एरिया का होना चाहिए, समझ रहे हो? तो फ्लैट का एक क्राइटेरिया लॉ ने डिटरमाइन किया था। जब भी क्वेश्चन को लॉ दिखे ना, लॉ दिखे और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा दिखे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दिखेगा तो आप समझ जाओगे पीएसयू ऑडिट का क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन में लॉ वगैरह दिखा ना, तो एक इसका क्वेश्चन आ जाएगा सर कंप्लायंस ऑडिट का। तो वहां पे आप परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह मतलब क्या है ना, कंप्लायंस ऑडिट लेके रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी को समझा के आ जाना। बात समझते हो? मैंने बोला हाँ जी सर समझते हैं। उसके अलावा मेरे को आपको क्या डिस्कस करना था इधर देखना सर। उसके अलावा मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, हाँ सर ये देखो फंक्शंस और प्रिंसिपल्स। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना सर, लोचा खा जाते हैं। देखो सर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट का क्वेश्चन अलग है और फंक्शंस ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट का क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अब देखो सर, प्रिंसिपल्स अगर आप देखोगे तो क्या है ना, एक्सपेंडिचर जो होता है वो माप में होना चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट ओकेशन डिमांड्स। जितना ओकेशन मतलब जितना खर्चा करना चाहिए ना, आपने उतना ही खर्चा किया है, बेसिकली वो बोल रहा है सर प्रिंसिपल। ठीक है, जो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल जो सरकारी बंदा है, वो सेम डिग्री ऑफ वाइजिलेंस रखा है जैसा कि वो अपने खुद के केस में रखता। फिर जो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है ना, मतलब जो जिसके पास हक है कि वो बताइए कि चलो मैं इसको इतना खर्चा अलॉट कर रही हूँ, उसको इतना खर्चा अलॉट कर रही हूँ, वो अपने ओन एडवांटेज के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यानी ऊपर जो सरकारी अफसर बैठे हैं ना, जो पास कर रहे हैं कि हाँ भैया चलो ब्रिज बनाने पे इतना खर्चा कर रहे हैं, इस पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तो ओन एडवांटेज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यानी चलो मैं अपने भाई बंधुओं को कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो फंड्स है ना, आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी आप बोलो चलो खाली हिंदुओं को दे देता हूं, चलो खाली मुसलमानों को दे देता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। और अपार्ट फ्रॉम एग्रीड रेम्यूनरेशन, जो ऊपर अफसर बैठे ना, बड़े अफसर, उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये सारे होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन आता है इसमें फंक्शंस ऑफ ऑडिटर। अब बच्चे क्या करते हैं, फंक्शन में प्रिंसिपल का आंसर घुसेड़ के आ जाते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, फंक्शन का आंसर अलग है। ये नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। प्रोप्राइटी ऑडिट में अपन ने देखा था पीआर का चैनल, हाँ सर पीआर का चैनल, सी दैट ऑल एक्सपेंडिचर आर प्रॉपर्ली प्लान। ये ऑडिटर के फंक्शंस है। यानी ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखना है जब वो प्रोप्राइटी ऑडिट करने जाएगा। यहाँ पे ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं प्रोप्राइटी ऑडिट का बेसिक मतलब बोलता हूँ कि प्रोप्राइटी ऑडिट में क्या करना है, तो माप में खर्चे करना है, ठीक है। फिर ओन एडवांटेज के लिए यूज नहीं करना चाहिए बड़ा अफसर, फिर वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को बेनिफिट ना पहुंचाए, तो वो नॉर्मल प्रोप्राइटी ऑडिट की डेफिनेशन है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है नीचे, वो फंक्शन है ऑडिटर के। ऑडिटर को क्या करना है, तो देखना है एक्सपेंडिचर सारे प्रॉपर्ली प्लान्ड है, ठीक है। पी फिर आई फॉर उसको देखना है कुछ इंप्रूवमेंट में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सी दैट सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन कैन ब्रिंग इंप्रूवमेंट ऑन करंट ऑपरेशन, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। फिर ए फॉर एग्जामिन करना है मेरे को एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के एक्शन डिसीजन बराबर है कि नहीं है। और आर फॉर अप्रेज वेदर एक्सपेंडिचर लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट, यानी जो खर्चे किए उससे ऑप्टिमम रिजल्ट आने की नहीं आ रहे। बेसिकली दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग है, तो इस छोटी सी बात को क्या करना सर, ध्यान में रखना। अगला आता है अपना इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट में सर, इंटरनल ऑडिट में आपको क्या बताना है ना सर, आपको बड़े ध्यान से देखो सर। इंटरनल ऑडिट में मेरे को आपको बताना है ये चीज। सबसे पहले तो जो अपन एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं ना सर, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आएगी। यानी मान लो 2023-24 को इंटरनल ऑडिटर आपको रखना है कि नहीं रखना है, 2023-24 में रखना है कि नहीं रखना है, उसके लिए मेरे को 22-23 का देखना पड़ेगा फिगर्स, यानी लास्ट ईयर का मेरे को देखना है, प्रीसीडिंग ईयर का मेरे को देखना है, ठीक है। हाँ,
लिस्टेड कंपनी को तो लगेगा ही लगेगा इंटरनल ऑडिट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तभी मैं लगाऊंगा पेड अप शेयर कैपिटल कितना 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, 50 करोड़ और मोर है, 200 करोड़ और मोर है, 25 करोड़ और मोर है, लेकिन मोर देन 100 करोड़ है, यानी एग्जैक्ट 100 करोड़ पे इंटरनल ऑडिट आपको एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है एज फार एज आउटस्टैंडिंग लोन वाली लिमिट इज कंसर्न, ठीक है। उसके अलावा देखो सर, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर जो होता है ना, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर, ये किसकी आइटम होती है बेसिकली, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को देखना है सर, ठीक है, पूरे के पूरे। लेकिन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मेरे को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है, साल भर में कभी भी अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ को टच कर गया तो मेरे को लग जाएगा इंटरनल ऑडिट, ठीक है। ये दोनों मेरे को कब देखना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लोन और डिपॉजिट कब मैं देखूंगा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द केस में जब भी लोन डिपॉजिट की बात आती है तो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही देखते हैं। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में कौन से कंडीशन लगते हैं, सेकंड और थर्ड वाले कंडीशन, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोर देन 100 करोड़, इधर भी क्या है, मोर देन 100 करोड़ है, 100 करोड़ और मोर नहीं है। उसके अलावा ये देखो, इस पे आईसीए का एमसीक्यू है, इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, प्रोफेशनल एथिक्स में अपन पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, ठीक है। सीए सीए में भले प्रैक्टिस में हो कि ना हो, या कोई भी बंदा जो कि बोर्ड ने डिसाइड किया वो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी अगर क्वेश्चन फॉलो अप का आएगा ना सर, फॉलो अप का क्वेश्चन, फॉलो अप आपको दिखे ना क्वेश्चन में, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं ऊपर के, कौन से, प्रायर ऑडिट इश्यूज वाला, देखो मैं आपको बताता हूं, प्रायर ऑडिट इश्यूज वाला पॉइंट आप लिखोगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो मैंने बोला वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंप्लीमेंट करे, ठीक है। उसके साथ आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी आंसर लिखना है, जो अपन पढ़ते हैं ना सर टीवाईके में 10th आंसर, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो भी आपको फ्री फंड में लिख देना है, यानी फॉलो अप के क्वेश्चन में आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी घुसेड़ देना है। उसके अलावा मैंने आपको कल एक बात मैं आपको बताता हूँ, SQC1 और ऐसे 220 ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। उधर भी मैं आपको बात करता हूँ, SQC1 ऐसे 220 का क्वेश्चन अगर आता है तुमको, तो क्वेश्चन में अगर क्वालिटी शब्द यूज किया है और ऑडिट शब्द यूज किया है तो क्या लगेगा, ऐसे 220 लगेगा, तो वो भी आपको SQC1 का रेफरेंस देना है, दोनों का रेफरेंस देना है, SQC1 का भी देना है, ऐसे 220 का भी देना है, ठीक है। हाँ सर समझ गया, मैं समझ गया। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन सी होती है ना, चलो एक बार मैं आपको उसका आंसर भी करा देता हूँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट का लगे हाथों, चलो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होती है बेसिकली, लगे हाथों मैं आपको उसका भी आंसर करा ही देता हूँ, यहां तक आए तो। देखो सर, ये रहा सर एक्शन टेकन रिपोर्ट। फॉलोअप के क्वेश्चन में एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी आपको जिक्र कर देना है। क्या बोलता है वो, एक्शन टेकन रिपोर्ट में आपको क्या बताना पड़ता है ना, बेसिकली यहाँ पे आपको 5 चीजें बतानी पड़ती है। पहली चीज, रेफरेंस टू प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग इश्यूज, आपको रेफरेंस देना है प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट का जिसमें इश्यूज थे। फिर इंप्लीमेंटेशन को लेकर 2 पॉइंट आएंगे, आपको 2 अलग अलग पॉइंटर्स में लिखना है, मैंने आपको इधर कॉमन करके दिया ताकि आपको याद रहे, आपको 2 अलग अलग पॉइंटर्स में लिखना है। तो 2 पॉइंट आपके बन गए, एक्शन और टारगेट डेट इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, स्टेटस ऑफ एक्शन की वो चीज अभी इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। और अगले वापस 2 पॉइंट आ गए, नॉन इंप्लीमेंटेशन के केस में रेसिडुअल रिस्क, और नॉन इंप्लीमेंटेशन के केस में ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इंप्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 5 पॉइंट आपको बना के लिखने एक्शन टेकन रिपोर्ट में, यानी क्वेश्चन में फॉलो अप पूछेगा ना तो भी आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट देना है। यानी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, यानी फॉलोअप तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके अलावा आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिखना है। फॉलोअप पूरा नहीं लिखोगे, खाली वो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट लिखोगे ना तो चलेगा। देखो यहां तक 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट एक्शन प्लान मैनेजमेंट की, और प्रायर ऑडिट इश्यूज वाला पॉइंट, ठीक है। यानी प्रायर ऑडिट इश्यूज में को देखना पड़ता है, बेसिकली चीफ इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ सच इश्यूज, ठीक है सर। हाँ ये वाली एक बात है, ठीक है क्या, हाँ ये था इंटरनल ऑडिट। अब मैं आता हूँ ड्यू डिलिजेंस पे। ड्यू डिलिजेंस के स्पेशल पॉइंट्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो भाई, एक तो ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था। देखो ये क्वेश्चन होता है अपना ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, डीडी प्रोसेस कैन इंक्लूड सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरिफिकेशन एरियाज, व्हाट आर दे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ कौन से प्रोसीजर्स आपको करने होते हैं, पता है क्या था एक क्वेश्चन, मिस्टर एक बिजनेस बेचना चाहता था, मिस्टर बी इन द सेंस बी लिमिटेड बिजनेस को क्या करना चाहता था, खरीदना चाहता था। अभी आप अगर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन एरियाज के लिए। अभी यहाँ पे जो अपन ऑब्जेक्टिव्स और वेरिफिकेशन एरियाज पढ़ते हैं ना, उसके साथ साथ इसके आंसर में स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी आएगा, ठीक है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का अलग से भी आंसर बन के आ सकता है, या तो फिर एमसीक्यू बन के आ सकता है, या तो फिर ये क्वेश्चन में भी आपको इसका देना ही रेफरेंस, ठीक है। यानी स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पूछे कि ना पूछे क्वेश्चन में, इस आंसर में आपको लिख के ही आना है। अकाउंटिंग पॉलिसी रिव्यू ऑफ एफएस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो, क्लियर है क्या, हाँ सर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट कर देते हैं। प्रोसीजर्स वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन में स्कोप ऑफ एफडीडी लिखते हैं अपन लोग, हाँ
उसके अलावा देखो सर, कैन नॉन सीए परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस? मैंने बोला हाँ सर, ड्यू डिलिजेंस कोई भी कर सकता है, चाहे वो सीए हो कि नॉन सीए हो। एरियाज वेयर ड्यू डिलिजेंस कैन बी डन, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। पब्लिक ऑफरिंग्स, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, और ये वाला देखो, ये वाला क्या बोल रहा है ना सर, मिस्टर एक्स क्रेडिट मैनेजर है एसबीआई में, अभी ए लिमिटेड लोन लेने गया, ए लिमिटेड एसबीआई में लोन लेने गया, तो मिस्टर एक्स जो था ना क्रेडिट मैनेजर, उसने ये सारी चीजें चेक करी, हिस्ट्री क्या थी ए लिमिटेड की, बैकग्राउंड क्या था प्रमोटर का, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस क्या था। तो ये किसका एग्जांपल है ना, ड्यू डिलिजेंस का। स्वॉट एनालिसिस किया, सिविल स्कोर चेक किया, नेटवर्क चेक किया, ये सब क्या है ना, ड्यू डिलिजेंस का पार्ट है। स्वॉट एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन में आपको एज सच कुछ ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं रखनी, बस पता है अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 17, यानी इन्वेस्टिगेशन होती है कैश रिसिट्स की, उसमें अपन ने दो चीज पढ़ते हैं, पहले एग्जांपल्स कुछ पढ़े थे, फिर वेरिफिकेशन पढ़े थे। तो मैंने बोला वेरिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए चलना है। इन्वेस्टमेंट ये मतलब ये एग्जांपल आपके छूट जाएंगे तो भी चलेगा, पर वेरिफिकेशन आपके अच्छे से होने चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन फॉर कैश पेमेंट है, इसके भी एग्जाम्पल है, वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन वाला आपको अच्छे से करना होता है। फ्रॉड थ्रू सप्लायर्स लेजर है, तो एग्जांपल है, ये वेरिफिकेशन है, तो मैंने बोला वेरिफिकेशन वाला अच्छे से करना। कस्टमर लेजर वापस से एग्जांपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वेरिफिकेशन देखना होता है। और इन्वेंट्री फ्रॉड है, इन्वेंट्री फ्रॉड में तुम दोनों देखते हुए चलना, ये भी और ये भी, ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन को वापस से ज्यादा फोकस देते हुए चलना, और तो कुछ ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करना मत। फॉरेंसिक का क्या स्पेशल पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेंसिक 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 में एज सच कुछ स्पेशल पॉइंट देखो, इसमें अगर एक क्वेश्चन आ सकता है, रेड फ्लैग के कौन से एग्जांपल्स है, रेड फ्लैग के क्या है सर, कौन से एग्जांपल है, तो अपन ने याद किया था बोफा या फोबा, कौन से सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग, अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग, ऑपरेशनल रेड फ्लैग और बिहेवियरल रेड फ्लैग। एक ये देख के चले जाना, इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन तो देखना ही है, ठीक है। और बस कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं है इसमें जिसमें आप ऐसा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इसके खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देखना ही देखना है, जो कि मैंने आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है इसके। अब आते हैं एसडीजी के कुछ स्पेशल पॉइंट पे। सर एसडीजी के स्पेशल पॉइंट, लोन लेके मैंने मशीनरी बाय करी, सर एमटीपी का क्वेश्चन है, अपन ने क्वेश्चन मैराथन में कवर किया था एमटीपी 2 का लेटेस्ट वाली। लोन लेके मैंने मशीनरी बाय करी, तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का एग्जांपल नहीं, वो फाइनेंस कैपिटल का एग्जांपल है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल हुआ ना, मशीनरी बाय की, वो 6 सीज नहीं आते, 6 कैपिटल। मैंने बोला भाई ये मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल नहीं है, आपने लोन लिया ना तो भाई फाइनेंस कैपिटल में चले जाएगा। उसके अलावा बीआरएसआर पता है किसको लगता है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, किससे, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये पॉइंट को ध्यान में रख लेना। उसके अलावा ये चीज किसी के भी बुक में आपको नहीं मिलेगी, किसी भी फैकल्टी की बुक में नहीं मिलेगी। ये देखो, ये आरटीपी में पूछी अभी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पता है किसको लगेगा, वॉलंटरी है फॉर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, यानी बीआरएसआर की रिपोर्टिंग टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरली करनी है, ठीक है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली जाएगी, लेकिन ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये वॉलंटरी है, ठीक है। वॉलंटरी यानी आपकी इच्छा हो तो करना, किसके लिए, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। उसके अलावा प्रिंसिपल 7 अपन पढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है ना इंडस्ट्री चैम्बर का आप हिस्सा हो या किसी ट्रेड ग्रुप का हिस्सा हो, तो आप जाओगे किसमें सर, प्रिंसिपल 7 में, ठीक है। अब इस पे एक एमटीपी बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, क्या बोल रहा है ना, इंडस्ट्री चैम्बर का आप हिस्सा हो तो वो चीज एसेंशियल इंडिकेटर में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने उनको कुछ इनपुट्स दिए ना तो वो चीज लीडरशिप इंडिकेटर में जाती है। भाई ये बेसिक कॉमन सेंस से आएगा आपको, आप सिंपल सी बात समझना, एसेंशियल क्या है दोनों में से, चैम्बर का पार्ट होना एसेंशियल है तो वो भाई एसेंशियल इंडिकेटर में जाएगा, और इनपुट आपने एडिशनल इनपुट आपने इच्छा से दिए तो वो लीडरशिप इंडिकेटर में जाएंगे, वो चीज ऑप्शनल होती है, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी स्पेशल पॉइंट नहीं है आपके ईएसजी में। अब मैं प्रोफेशनल एथिक्स के आपको स्पेशल पॉइंट्स करा देता हूं। आओ, प्रोफेशनल एथिक्स में आपको अच्छे खासे भर भर के स्पेशल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में भर भर के पॉइंट मिलेंगे, तो लाइक वाइक कर देना। देखो एक ये है नोक्लार की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, देखो सर नोक्लार अगर सर्विस वालों को कब लगेगा और प्रैक्टिस वालों को कब लगेगा, सर्विस वालों को कब लगेगा ना, अगर आप सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड एंटिटी हो, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, ठीक है। और एम्प्लॉय किसको, आप लिस्टेड एंटिटी के, ठीक है। अभी सीनियर बंदों में सब आ गए, केएमपी आ गया, क्वेश्चन में बोला ना बड़े बड़े लोग दिए, डायरेक्टर आ गया, ठीक है, सब आ गए, सीएफओ आ गए, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसको लगेगा, मैंने बोला खाली और खाली ऑडिट को ही लगेगा, यानी रिव्यू को, रिलेटेड सर्विस को, एश्योरेंस एंगेजमेंट को लगेगा क्या, नहीं लगेगा। एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ एंटिटीज, ऑडिट को लगेगा कौन सी एंटिटी का, मतलब मैं कौन सी एंटिटी का ऑडिट करने का, मैंने बोला वो कंपनी जो कि लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया,
किधर लिस्टेड है? इंडिया में लिस्टेड है, एंड उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ मोर है, एंड उसकी नेटवर्थ कितनी है सर? 250 करोड़ मोर है, एंड आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा। उसके अलावा सर आओ डिसेबिलिटी, मैंने बोला डिसेबिलिटी में क्या था, 21 साल के नहीं हो तो भाई मैं आपको नहीं दे सकता हूं मेंबरशिप। उसके अलावा देखो सर यहाँ पे है ना, ये बेस्ट है, डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट अगर आप क्या हो ना, डिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। मैंने बोला सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप मेंबर हो, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मेंबर भी नहीं बन सकते। सर कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द इंसॉल्वेंसी वाज कॉज्ड बाय मिसफॉर्च्यून विदाउट एनी मिसकंडक्ट, यानी मेरी बदकिस्मती के कारण क्या हुई थी, इंसॉल्वेंसी कॉज हुई थी, ठीक है। ऐसा सर्टिफिकेट होगा ना तो ही आप मेंबर होगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप मेंबर भी नहीं बन सकते, ठीक है। उसके अलावा मेरे को क्या बात बतानी थी इधर, हाँ सर रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। मैंने बोला भाई आपका मेंबरशिप गया, आप मर गए तो ठीक है, या तो आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को नहीं चाहिए मेरा मेंबरशिप, तो भी आप चले गए, या तो फिर आपने फीस नहीं भरी, या तो आपकी कोई डिसेबिलिटी जैसे कि अभी अपन ने ऊपर पड़ी। मैंने बोला रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप खाली फीस आपने नहीं भरी ना, उस केस में ही हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने एप्लीकेशन करी और आपने कुछ पैसे वैसे भर दिए तो क्या हो जाएगा ना, आपकी मेंबरशिप वापस से रिस्टोर हो जाएगी। यानी ऊपर ये क्या पढ़ा था अपन ने कि आपकी मेंबरशिप चली गई, आप मर गए, चली गई, आपने रिक्वेस्ट करी आई से उनको मेंबरशिप नहीं चाहिए, आपकी डिसेबिलिटी हो गई, ये 3 केस में आप वापस से नहीं ला सकते हो। खाली फीस वाले केस में आपने फीस नहीं भरती तो आप वापस से ला सकते हो, उसमें ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। पता है क्या बोल रहे हैं? सीओपी के केस में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है पता है? देखो एप्लीकेशन अगर आप सेम ईयर में कर रहे हो ना सर, एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन अगर आप सेम ईयर में कर रहे हो तो आपका कब से रिस्टोर हो जाएगा? मैंने बोला रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट से हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो जाएगा। मान लो मैंने फीस नहीं पे करी, सितंबर तक फीस पे करनी होती है, मैंने फीस पे नहीं करी, ठीक है, सितंबर तक फीस पे करनी होती तो मेरा 30 सितंबर तक मैंने फीस पे नहीं करी तो 1 अक्टूबर से मेरा नाम हट गया। लेकिन मैंने उसी साल में दिसंबर खत्म होने से पहले अगर मैंने फीस पे कर दी ना तो 1 अक्टूबर से मेरा नाम वापस आ जाएगा। यानी कब से रिस्टोर हो जाएगा? जब से वो रिमूव हुआ था, ठीक है, 1 अक्टूबर से मेरा नाम वापस आ जाएगा। रिमूवल अगर ऑर्डर से हुआ था, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का, डिसिप्लिनरी कमेटी का, एपेलेट अथॉरिटी का, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो रिस्टोरेशन भी उनके ऑर्डर के हिसाब से ही होगा। और अदर केसेस में क्या होगा ना, जब आप एप्लीकेशन करोगे तो उसके बाद से ही क्या होगा सर, आपका नाम रिस्टोर होगा। क्लियर है? हाँ। उसके अलावा अगर आप लोगों ने पागलपंती करी, पता है क्या, नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो मैं तो सीए हूं, रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई मैं मेंबर हूं, या आप डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, या तो आप मेंबर हो लेकिन आपके पास सीओपी नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस वाले काम कर रहे हो, तो आपको पहली बार अगर आप गलती करोगे ना, पहली बार मोहब्बत की है, मोहब्बत नहीं गलती करी है, तो पहली बार अगर आपने कन्विक्शन किया तो आपको फाइन लगेगा अप टू 1000 तक का, फ्लैट 1000 नहीं है, अप टू 1000 तक का। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या होगा ना सर, इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, कब तक का? अप टू 6 मंथ्स का, और फाइन 5000 का, और बोथ। क्लियर है? हाँ सर। क्या दिया जाएगा? अप टू 6 मंथ की जेल की सजा दे सकते हैं, अप टू 6 महीने की जेल की सजा, या तो फिर 5000 तक का फाइन, या तो फिर दोनों। क्लियर है? हाँ जी सर। उसके अलावा स्पेशल पॉइंट ये रहा सर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में सीए क्या कर सकता है? पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर सकता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे मैं उसको पर्सनल रिक्रूट करके दे सकता हूं। सर मैं सीए हूं, मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस का काम कर सकता हूं, बिजनेस को वैल्यू, शेयर्स को वैल्यू कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू नहीं कर सकता। ये अपन ने पढ़ा था एमटीपी में, इसका क्वेश्चन भी था। पब की सर्विस में कभी भी नहीं दे सकता, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग की सर्विस पब की सर्विसेज में कभी भी नहीं दे सकता, परमिटेड नहीं है। उसके अलावा मैं सारे अर वाले काम कर सकता हूं। अर बोले तो लिक्विडेटर, ट्रस्टीज में अलग है, ट्रस्टीज को ध्यान में रखना, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये आर्बिट्रेटर, रिसीवर, एडवाइसर, रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन मैटर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं मेरे क्लाइंट को कॉस्टिंग, फाइनेंशियल, टैक्सेशन मैटर्स को लेकर के। इसका भी एमटीपी पे क्वेश्चन था, ठीक है। या तो अगर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो मैं खुशी अपॉइंट हो सकता हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट किया है, खुशी अपॉइंट हो सकता हूं, लॉ ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने, मान लो कोर्ट कचहरी ने मेरे को अपॉइंट किया, मैं खुशी अपॉइंट हो सकता हूं, या मैं सेक्रेटरी के रूप में भी एक्ट कर सकता हूं, अनलेस इज एम्प्लॉयमेंट इज ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। यानी एम्प्लॉय की बात नहीं चल रही, बेसिकली प्रैक्टिस वालों की इधर बात चल रही है। प्रैक्टिस वाले लोग ये सारे अरर वाले काम कर सकते हैं, ट्रस्टी वाला फिर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने किया, कोर्ट ने किया, सेक्रेटरी वाला काम भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा सर्विस विद आर्म्ड फोर्सेस भी मैं कर सकता हूं। इट में आल्सो बी नोटेड दैट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, अगर मैं सर्विस विद आर्म्ड फोर्सेस हूं तो भी मैं उसको प्रैक्टिस में मानूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने मेरी फर्म खोल ली ना, तो भले एक भी क्लाइंट अभी तक आया नहीं है तो मैं क्या मानूंगा, मैं प्रैक्टिस में हूं, ठीक है। फर्म तो खोल के बैठा ना मैं, हाँ। उसके अलावा ये देखो, कंपनी कभी भी, इसमें देखो एक मस्त बात है, कंपनी है ना, कंपनी कभी भी सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, हाँ सर। सोल प्रोप्राइटर कर सकती है, हाँ जी। एलएलपी कर सकती है क्या? नॉर्मल एलएलपी कर सकती है, लेकिन here the term company shall include any LLP which has company as its partner। यानी कोई एलएलपी का पार्टनर अगर कंपनी है ना तो वो एलएलपी नहीं कर सकती है सीए फर्म वाले काम। नॉर्मल हो सकता है, जैसे तलाटी एंड तलाटी एलएलपी अगर आप देखोगे तो वो एक सीए फर्म है, तो वो नॉर्मल सीए का काम कर सकती है। लेकिन एक ऐसी एलएलपी जिसका पार्टनर कौन है, एलएलपी में पार्टनर्स होता है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसका पार्टनर कौन है, कंपनी पार्टनर है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट किया, ये वाले
अपने प्रोविजन को, तो उसके ऑफिसर को मैं क्या दूंगा ना, फर्स्ट कन्विक्शन पे 1000 का दंड लगाऊंगा और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे 5000 तक का दंड लगाऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। वो अप टू है सारा का सारा, फ्लैट 1000 फ्लैट 5000 नहीं है। उसके अलावा आओ, हाँ उसके अलावा यहाँ पे ये 50 किलोमीटर की लिमिट आती है। अपन ने देखा था ना कि आपको नॉर्मली तो क्या करना पड़ता है ना सर, ब्रांच ऑफिस के लिए सेपरेट सीए रखना पड़ता है, सेपरेट इंचार्ज रखना पड़ता है। दो ब्रांच है तो दोनों के लिए क्या होगा सर, सेपरेट इंचार्ज रहेगा। लेकिन मैंने बोला सेम इंचार्ज रख लेना। अगर ये 3 केस है तो एबीसी के केस में मैंने क्या बोलता, सेम इंचार्ज होगा तो चलेगा, नॉन सीए इंचार्ज होगा ना तो भी चलेगा। ठीक है, ये एबीसी के लिए मैंने नॉर्मल में क्या बोलता हूं ना, दो ब्रांच तो दो अलग अलग सीए इंचार्ज रखो। लेकिन एबीसी के लिए मैंने क्या बोला, अगर आपने कोई दूसरा इंचार्ज नहीं रखा या नॉन इंचार्ज, ये नॉन सीए इंचार्ज रखा तो भी चल जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ, नॉर्मल सीए इंचार्ज रखना होता है, लेकिन एबीसी के केस में आप इंचार्ज नहीं रखोगे, नॉन सीए इंचार्ज रखोगे तो चलेगा। कौन सा? दोनों ऑफिस सेम प्रीमाइसेस में है, दोनों ऑफिस सेम सिटी में है। यहाँ जो दूसरी ऑफिस है ना, वो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर है फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। ठीक है, म्युनिसिपल लिमिट से मेरे को 50 किलोमीटर देखना है। उसके अलावा स्पेशल पॉइंट्स अगर मैं देखूं सर, ये वाला डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वाला जो अपन ने अपने चार्ट्स में से करा था। सर रुको, इसमें एक लिमिट है जो कि आपको एग्जाम में आ सकती है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वाले में, तो प्लीज उसको ध्यान में रख लेते हैं। रुको, ये देखो मेमोरी टेक्निक्स के साथ मस्त कराया मैंने क्लॉज के। ये देखो, ये मैं बोल रहा था क्लॉज की लैंग्वेज आपको ये वाली याद रहनी चाहिए, अंदर का मन से रखोगे चलेगा। पूरा चार्ट फॉर्मेट में आपको कवर करके दिया है, ये अच्छे से कर लेना। क्लॉज की लैंग्वेज जो नहीं है बोल्ड करके दे रखी है मॉड्यूल में, वो सारी देखो। सर क्या बोल रहा था मैं इधर आपको, हाँ अगर आप गिल्टी हो फर्स्ट शेड्यूल में तो आपको क्या लगेगा ना, आपका नाम रिमूव कर देंगे, आपको धमकाएंगे, रिप्रामेंट। और देखो सर, रिमूव नेम अप टू 3 महीना, फाइन अप टू 1 लाख। ठीक है, रिमूव नेम अप टू 3 महीना, फाइन अप टू 1 लाख, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। और अगर आप सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो, आप दोनों शेड्यूल में गिल्टी हो, यानी फर्स्ट में भी सेकंड में भी। यहाँ पे तो क्या था खाली फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पे क्या है ना सेकंड शेड्यूल और बोथ, तो क्या होगा ना, आपको धमकाएंगे, रिप्रामेंट करेंगे, रिमूव करेंगे नेम परमानेंटली, फाइन अप टू 5 लाख। ये आपको एक एमसीक्यू में आ सकता है। उसके अलावा ये 90 डेज की लिमिट आ सकती है, यानी मेंबर या तो डायरेक्टर डिसिप्लिन अगर एग्रीड है ना भाई बोर्ड या डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर से, तो आप अपील कर सकते हो एपेलेट अथॉरिटी में विद इन 90 डेज। क्लियर है क्या? हाँ सर, एमसीक्यू के लिए चीज को देख लेना, सारे स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू के लिए। उसके अलावा भाई साहब, उसके अलावा हाँ ये वाली चीज सर, क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में पता है क्या बोलता हूं मैं, कि मैं किसी को भी अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा, मेरा काम मैं खुद करूंगा, किसी को भी अपने बिहाफ पे प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर एक प्रैक्टिस प्लस पार्टनर है, प्रैक्टिस प्लस एम्प्लॉई तो चलेगा। नहीं, दो एक्सेप्शन में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस प्लस पार्टनर, प्रैक्टिस प्लस एम्प्लॉय, इसको मैं बोलूंगा बिंदास तरीके से तू मेरे बिहाफ पे काम करे। ठीक है, हाँ ये हो गया एक स्पेशल पॉइंट। उसके अलावा भाई साहब क्लॉज 2 में मैं क्या बोलता हूं, मैं किसी को भी पैसा पे नहीं कर सकता हूं या एग्री नहीं कर सकता हूं पे करने का। इस पर भी क्वेश्चन बने, आपने एग्री कर दिया तो भी आप गिल्टी हो गए। तो भाई मैं किसी को भी पैसा पे नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को पैसा एग्री नहीं कर सकता हूं कि भाई मैं पे करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने पता है क्या बोला था, रेगुलेशन 53A, इनको आप पैसा दे भी सकते हो, इनसे आप पैसा ले भी सकते हो। भाई ये वाले देखना कौन है ये लोग, रिलेटेड टू सीए, साइंस वाले और एए वाले। रिलेटेड टू सीए कौन लोग, सीएस, सीएमए, लॉयर, एडवोकेट, एमबीए, इन लोग को पैसा लो, इन लोगों से पैसा मतलब इन लोग को पैसा दो, इन लोगों से पैसा लो बिंदास तरीके से। साइंस वाले लोग बोले तो इंजीनियरिंग बीटेक वाले लोग, ए बोले तो एक्चुअली आर्किटेक्ट वाले लोग, इन लोगों से आप पैसे की लेन देन कर सकते हो। रेगुलेशन 53A वाले लोग है। क्लियर है? हाँ ये बात को ध्यान में रखा था अपन ने। हाँ सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले केस में अपन ने क्या किया था, लीगल हेयर को काउंसिल की परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर ऑफ डेथ, ये अपन ने देखा था। हाँ सर, ये पूरा इधर सारे 1 ईयर वाली लिमिट थे अगर आपको याद हो तो, कि नेम ऑफ द फर्म मैं अबेयंस में रखूंगा 1 ईयर तक। क्लियर है क्या? सेल कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 1 ईयर। मैंने बोला हाँ इधर 1 ईयर की लिमिट है, एमसीक्यू में अगर पूछ लेता हूं। मैंने बोला था देखो क्लॉज 2 में क्या बोला, किसी को भी पैसा आप दे नहीं सकते। क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है, किसी से भी पैसा आप ले नहीं सकते। लेकिन मैंने क्या बोला वापस से, वो साइंस वाले और ये अपने सीए से रिलेटेड वाले, ए वाले, इन सब से मैं पैसे की लेन देन कर सकता हूं। तो इधर भी रेगुलेशन 53A जो है वो अलाउड है। उसके अलावा आप रेफरल फी है ना, सीए से ले सकते हो, एक सीए दूसरे सीए से ले सकता है, किसी और से नहीं ले सकता। ठीक है, किसी और से अगर वो लेगा ना सर तो वो गिल्टी हो जाता है अपना क्लॉज 1 पार्ट 2 में फर्स्ट शेड्यूल। क्या तुमको बात समझ में आती है क्या? हाँ, किसी और से ले नहीं सकता। अब बड़े ध्यान से सुनना, बेसिकली किसी और को अगर देगा ना सर रेफरल फीस, तो वो गिल्टी हो जाएगा। किसमें गिल्टी हो जाएगा? मैंने बोला अपने किसी और को अगर देगा तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, उसमें ना कि दे नहीं सकते किसी को। ठीक है, लेकिन एक सीए दूसरे सीए को दे सकता है रेफरल फीस, किसी और को दे नहीं सकता। देगा तो गिल्टी किसमें हो जाएगा, क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेशन 53B मैंने क्या बोला सर, क्लॉज 4 बोलता है कि आप पार्टनरशिप में एंटर करोगे ना तो आप गिल्टी हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन 53B को ध्यान में रखना। देखो सर, अभी मैंने ऊपर जो चीजें बताई ना, ये वाली रिलेटेड टू सीए, साइंस और ए वाली, मैंने बोला इन लोगों से
आप पैसा ले सकते हो, इन लोगों को आप पैसा दे सकते हो, इन लोग के साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो क्लॉज 4 में, लेकिन एमबीए के साथ आप कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। यानी सिंपल सी अगर आप इक्वेशन को समझोगे ना, तो रेगुलेशन 53B इज इक्वल टू रेगुलेशन 53A माइनस एमबीए। क्लियर है क्या? हाँ सर, ये किस में आते हैं? रेगुलेशन 53A में। क्रक्स ये है पूरे के पूरे बात का, इन सब से आप पैसा ले सकते हो, इन सबको आप पैसा दे सकते हो, इन सब से आप एमबीए, इन सब से आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो, लेकिन खाली एमबीए से पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्या एमबीए को पैसे के लेन देन कर सकते हो? बिंदास तरीके से कर सकते हो, चीज अपन ने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देखी थी। उसके अलावा आओ सर, और कहीं स्पेशल पॉइंट? ये रहा स्पेशल पॉइंट सर मैं टेंडर को पता है कब रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? मैंने बोला भाई देखो, ऑल वाली कैटेगरी अगर टेंडर हुए तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मान लो कोई कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू का काम है, यानी कोई ऐसा काम जिसमें सीए, जरूरी नहीं कि वो सीए के रिलेटेड हो। मान लो कि भाई कोई ऐसा काम है जो बीकॉम भी कर सकता है, कोई ऐसा काम है जो एमकॉम भी कर सकता है, कोई ऐसा काम है जो एमबीए भी कर सकता है, तो क्या मैं वो टेंडर पे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं क्या? मैंने बोला हाँ सर कर सकते हो। एग्जांपल क्या लिया था इसका? कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का काम कोई भी कर सकता है, उस पर आप रिस्पॉन्ड करना। लेकिन मान लो कि कोई ऑडिट का काम है, कोई टैक्स का काम है, जो कि एक सीए ही कर सकता है, ठीक है, तो उस पर आप तभी रिस्पॉन्ड करोगे जब उस टेंडर में मिनिमम फीस लिखी हो। मैंने बोला ओके सर। उसके अलावा जो मेरे को आपको बताना था सर पॉइंट, वेबसाइट का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना सर, तो क्लॉज 6 का आपको रेफरेंस देना है। क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल राइटअप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्लॉज 7 का आपको रेफरेंस देना है। क्लियर है? हाँ समझ गए सर, इतना तो हम समझ गए। उसके अलावा देखो सर, A member empaneled as insolvency professional or registered valuer can mention insolvency professional or registered valuer respectively on his visiting card and letterhead। मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ ना, विजिटिंग कार्ड लेटरहेड पे आप सीए के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें दो क्या है ना एक्सेप्शन है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना आईपी और आरवी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप ऐसे दो नामों का प्रयोग कर सकते हो अपने विजिटिंग कार्ड पे, ये चलेगा। इस पे ऐसे का क्वेश्चन भी कि पड़ोसी कंप्लेन कर देता है, मैंने बोला भाई पड़ोसी को मारो गोली, ऐसे चलता है भाई, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऐसा लिख सकते हो। उसके अलावा डायरेक्टर का कभी भी क्वेश्चन आता है ना, एक सीए डायरेक्टर बन गया कंपनी में, तो आपको क्लॉज 6 और क्लॉज 7 दोनों का रेफरेंस देना पड़ता है। मैंने आपको बताया था वो डायरेक्टर वाले केस में आप एडवर्टाइज नहीं कर पाते हो अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। हाँ सर मैंने आपको बताया था, कोई भी डॉक्यूमेंट पे आप नहीं लिख पाते हो अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। उसके अलावा मेरे को आपको बताना है क्लॉज 8। मैंने बोला क्लॉज 8 में पता है आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो प्रीवियस ऑडिटर को। तो आपको क्या करना है ना, देखो सर, नो कम्युनिकेशन फॉर पैरेलल पोजीशन। यानी एक स्टेट ऑडिटर होगा ना सर, स्टेट ऑडिटर, सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखना है, सारे ऑडिट के केस में लगेगा। सारे ऑडिट यानी कि चाहे आप स्टेट ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, जीएसटी ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, ये सबके केस में लगेगा। लेकिन कम्युनिकेट कैसे होगा ना, नया स्टेट ऑडिटर पुराने स्टेट ऑडिटर से वो कम्युनिकेट करेगा, नया टैक्स ऑडिटर पुराने टैक्स ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि टैक्स ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर से कम्युनिकेट कर रहा है, जीएसटी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट कर रहा है, ऐसा सब नहीं होगा। क्लियर है? हाँ। उसके अलावा का स्पेशल पॉइंट, हाँ देखो सर, देखो ट्रेडिंग इन इक्विटी करेंसी डेरिवेटिव्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो मैंने आपको बता रखा है ये चीज जनरल परमिशन में है, तो आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 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 देखो, ट्रेडिंग इन इक्विटी या करेंसी डेरिवेटिव, ठीक है, ये जनरल परमिशन में है। लेकिन लेकिन अगर ट्रेडिंग हो रहा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। या आप रिसीव कर रहे हो रॉयल्टी, रिसीव कर रहे हो रॉयल्टी फ्रॉम सेल ऑफ डोमेन नेम और वेबसाइट। मैंने मेरा वेबसाइट बेच दिया, मैंने मेरा डोमेन नेम बेच दिया shankarlakhwani.com। अब इससे किसी को मतलब इससे कोई फायदा दे रहा है, ठीक है, तो मैं क्या लूंगा? रॉयल्टी लूंगा। मैं लूंगा ना अगर मैं रॉयल्टी रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड नेम है ना वो shankarlakhwani.com, तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को फिर उस पर्टिकुलर केस में जो रॉयल्टी मिलेगी उसके लिए मेरे को स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव से जो पैसा मिलेगा उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी सर? स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। इस पे आईसीआई का क्वेश्चन भी है कि भाई क्या कर रहे थे आप? कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे थे, तो कंक्लूजन में क्या दिखाया गया कि भाई स्पेसिफिक परमिशन ऑब्टेन नहीं किए ना, इसलिए आप गिल्टी हो। तो भाई स्पेसिफिक परमिशन अगर आप ऑब्टेन कर लेते तो आप गिल्टी नहीं रहते। उसके अलावा जो अपन क्लॉज नंबर 12 पढ़ते हैं ना, कि एक सीए किसी भी सीए को अपने बिहाफ पे साइन नहीं करने देगा, तो उसमें क्लॉज की लैंग्वेज में खाली बैलेंस शीट, पीएनएल, रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है। लेकिन इसमें एक एडिशन करवाया था, सर्टिफिकेट भी इसमें आ जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी था, सर्टिफिकेट पे भी सीए को खुद को ही साइन करनी पड़ेगी। इसका एक एक्सेप्शन था, प्रैक्टिस प्लस पार्टनर अगर होगा ना तो अलाउड है। कोई प्रैक्टिस प्लस पार्टनर को मैं साइन करने दूंगा तो चलेगा क्या? बिंदास तरीके से दौड़ेगा। उसके अलावा स्पेशल पॉइंट आपके प्रोफेशनल एथिक्स में ये रहा कि पता है अपन क्लॉज नंबर 1 जो होता है अपना, क्लॉज नंबर 1 पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग नहीं करना है, अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को भी जाके नहीं बोलनी है। लेकिन उसमें एक बात अपन सीखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हो। सेक्शन 143(12) में अपन पढ़ते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड होता है, तो हाँ, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना अलाउड है। एक और बात सर,
देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको बोले ना, ये नॉर्मल आपको एक बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दिखाया दिया आपको फ्रॉड, भले वो फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का हो या 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो, तो आपको सेक्शन 143(12) का भी रेफरेंस देके आना है, प्लस आपको कारो का भी रेफरेंस देके आना है। हर एक केस में क्वेश्चन में फ्रॉड दिखा नहीं कि भाई ये का तो रेफरेंस दे देना, इसका 1 मार्क होता है। क्लियर है? हाँ सर, चलो ये बात याद आई तो मैंने आपको साथ साथ बता दी। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे आप कोई स्पेशल, हाँ एक स्पेशल पॉइंट है, देखो सर कूलिंग ऑफ पीरियड वाले आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। यानी कि मैं अभी अभी डायरेक्टर पद को छोड़ के आया हूं, तो मेरे को 2 साल घर पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ऑडिटरशिप का काम एक्सेप्ट कर पाता हूं, उसके बाद ही मैं ऑडिटर बन सकता हूं। यानी मेंबर है ना, मेंबर, मैं सीए हूं, हाँ सर आप सीए हो, ऑब्वियसली प्रोफेशनल एथिक्स में खाली सीए की बात चल रही है, तो मेंबर शेल नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। मैं 2 साल तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं ऑडिट। क्यों सर? क्योंकि अभी अभी मैं डायरेक्टर बन के आया हूं। ठीक है? हाँ सर, तो मैं डायरेक्टर से रिजाइन कर रहा हूं, या मेरा डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो गया, 2 साल घर पे बैठूंगा, उसके बाद ही ऑडिट का काम चालू करूंगा। और उसमें सारे प्रकार के डायरेक्टर आते हैं, सादा डायरेक्टर, सिंप्लिसिटी डायरेक्टर, वो हाईफाई डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब आते हैं। फिर इसका इलस्ट्रेशन 31 बहुत मस्त है, इसको चलो मैं आपको करवा देता हूँ। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज। अब क्वेश्चन में आपको चाहे बोले रिटर्न स्टेटमेंट, ओरल स्टेटमेंट, आपने कैसे भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है, कंपनी को। बाद में क्या पता चला कि वो कंपनी, वो क्लाइंट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, उसकी इंफॉर्मेशन कैसी थी, फॉल्स एंड मिसलीडिंग थी। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको बताया था क्लॉज 5 क्लॉज 6 दोनों का आपको रेफरेंस देना है। क्लॉज 5 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 6 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। ठीक है? और आप क्या बोलोगे ना, भाई हम लोग गिल्टी नहीं है, नहीं है। ठीक है? क्यों भाई? हम तो खाली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे थे, कंपनी ने, क्लाइंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी, तो भाई हम क्या करें? ठीक है? हेंस द चार्टर्ड अकाउंटेंट वुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट लायबल नहीं है बेसिकली। उसके अलावा सर ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार देखा गया है सर। चलो इसको मैं आपको करवा देता हूँ। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड। पता है क्या पता चला? इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 12 लाख की थी, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है सर, 12 लाख की थी। सेम अमाउंट 12 लाख का लास्ट ईयर भी था, यानी लास्ट ईयर भी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखा रहा था, इस साल भी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखा रहा था। ठीक है? लेटर ऑन पता चला कि ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी ये इन्फ्लेट की गई थी, इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो खाली 25,000 ही थी। तो भाई ऐसे में मैंने आपको गांठ बंधवाई थी, बार बार मैंने आपको बोला था, मैंने आपको हर जगह इसको बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको क्लॉज 2, 7, 8 तीनों का रेफरेंस देना है। इस बात को गांठ बांध लो, याद रख लो, जो करने का लो रट लो। क्लॉज 2, 7, 8 तीनों का रेफरेंस आएगा। क्लॉज 2, 7, 8, क्लॉज 2, 7, 8 तीनों का रेफरेंस आएगा। क्लॉज 2 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, और क्लॉज 8 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, इसमें तीनों का रेफरेंस देना, तीनों में ऑडिटर क्या होगा? गिल्टी होगा। क्या बोलते हैं अपन बेसिकली कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना, वैल्यूएशन चेक करना, ऐसे तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम वो वैल्यूएशन को एक बार लास्ट डे तो चेक कर ले, ब्लाइंडली रिलाई ना करे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे। क्लियर है? हाँ सर, क्लॉज 2, 7, 8 तीनों का रेफरेंस आएगा, उस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा सर टैक्स ऑडिट में कितनी लिमिट होती है? मैंने बोला 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है एक सीए। कितना कर सकता है? 60 टैक्स ऑडिट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर कुछ भी हो सकता है, यानी मान लो अगर 10 पार्टनर है तो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी देखो 10 पार्टनर है, 60 की लिमिट है, यानी 600 टैक्स ऑडिट बने सर। तो मैंने बोला एक ही पार्टनर 600 की 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है और बाकी सारे पार्टनर नवरे बैठे, चलेगा क्या? मैंने बोला बिंदास तरीके से चलेगा। ठीक है? समझ रहे हो क्या? मैंने बोला 10 पार्टनर है, 60 की लिमिट है, तो 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हुए। हाँ, तो एक ही पार्टनर 600 की 600 साइन कर रहे हैं और बाकी नवरे बैठे हुए, बिंदास तरीके से चलेगा। उसके अलावा कंपनी ऑडिट में कितनी लिमिट होती है? देखो सर, रुको, स्पेशल पॉइंट, हाँ, कंपनी ऑडिट में कितनी लिमिट होती है? मैंने बोला 30 की लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई थी, पता है क्या? देखो सर, एक्सेप्शन ऑफ 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी। देखो टैक्स ऑडिट में 60 कर सकता था, 60 कर सकता था, लेकिन कंपनी ऑडिट में 30 कर सकता हूँ। ये 30 में 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी नहीं आएगी, यानी कि मैं ये अनलिमिटेड कर सकता हूँ। 1% और डोरमेंट में अनलिमिटेड कंपनियों का कर सकता हूँ। चैप्टर 9 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? बड़े ध्यान से लिखना है इसको। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसके पता है? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस। पता है आप कहां के हो? आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, या किसी गवर्नमेंट कंपनी के, या किसी लिस्टेड कंपनी के। ये 3 कंपनी को तो गांठ बांध लो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी। ठीक है? हाँ सर, या तो कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है। सर ये जो 50 करोड़ की लिमिट है वो खाली पब्लिक कंपनी पे ही लगती है, इन तीनों पे नहीं लगती। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी में 50 करोड़ के ऊपर हो या नीचे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? हाँ,
सकते हो ऐसे पर्टिकुलर केस में। क्या बोलता है ना आईसीआई बोलता है कि आपको स्टैट ऑडिट से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और अदर जो काम है ना, अपन ने जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस की लिस्ट पड़ी थी उसमें आप क्या करो ना, स्टैट ऑडिट से कम पैसे कमाओ या स्टैट ऑडिट जितने पैसे कमाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आईसीआई क्या चाहता है ना, स्टैट ऑडिट से आपको इतने पैसे अगर मिल रहे हैं ना, इतने पैसे, तो भाई बाकी काम से आपको या तो स्टैट ऑडिट जितने पैसे मिले या तो उससे कम मिले। ठीक है, ये बात अपन ने सीखी थी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते थे। पता है वो एक्सेप्शन कौन से? जैसा कार का काम, कार इज नेवर इंक्लूडेड, यानी ये आप अनलिमिटेड रुपयों के लिए कर सकते हो। सर्टिफिकेशन का वर्क, ऑडिट अंडर एनी अदर स्टैट्यूट, यानी टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट का काम और रिप्रेजेंटेशन का काम, ये आप अनलिमिटेड पैसों के लिए कर सकते हो। इसमें आपको ये नहीं देखना कि स्टैट ऑडिट से नीचे होना चाहिए, स्टैट ऑडिट जितना होना चाहिए, यानी ये स्टैट ऑडिट से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? हाँ, ये एक स्पेशल पॉइंट इसमें अपन ने देखा। तो देखो ये क्वेश्चन में भी जो आया था, ये कहते जेड लिमिटेड, यानी एक पब्लिक कंपनी थी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ था। हाँ, तो ये तो 50 करोड़ से ज्यादा ही है ना, तो भाई इस पे लगेगा। फिर ये इनडेब्टेडनेस का पॉइंट, इस पे एक तो बात याद रखना, प्रोग्रेसिव बेसिस पे अगर आप पैसे ले रहे हो ना तो वो चलेगा, आप गिल्टी नहीं हो। ठीक है, यानी आप इनडेब्टेडनेस नहीं कहलाओगे, प्रोग्रेसिव बेसिस पे आप पैसे ले सकते हो, वो इनडेब्टेडनेस में नहीं आएगा। ठीक है, इनडेब्टेडनेस में नहीं आएगा। अब देखो नॉर्मल बच्चे क्या बोलते हैं, इसका तो 1 लाख का ही लिमिट है, इसका तो 1 लाख का ही लिमिट है, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। क्या होता है ना सर, मैं कभी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करने जा रहा हूँ तो लिमिट 1 लाख का, यानी मैं या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है सर समझो, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर तो मैंने या मेरे पार्टनर ने या मेरे रिलेटिव ने लोन ले रखा है या गारंटी दे रखी है या सिक्योरिटी दे रखी है किसी पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख से ज्यादा की, किसी पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख से ज्यादा की। लेकिन कंपनी के केस में लिमिट बदल जाती है, यानी कि देखो सर, मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं अगर तो मैंने या मेरे पार्टनर ने या मेरे रिलेटिव ने लोन ले रखा है कंपनी से। समझ रहे हो? मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है या उसको गारंटी दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में लिमिट कितनी है सर? 1 लाख की है। लेकिन कंपनी के केस में क्या लिमिट होगी? बड़े ध्यान से देखो सर, 5 लाख की होगी लोन को लेकर के, गारंटी सिक्योरिटी को लेकर के 1 लाख की होगी। अब ये किसमें स्पेशल पॉइंट देखा, पार्टनरशिप फर्म में हमेशा 1 लाख की लिमिट आती थी, यानी चाहे आपकी गारंटी हो, सिक्योरिटी हो, लोन हो। लेकिन कंपनी के केस में कितनी है लिमिट? 5 लाख और 1 लाख। ठीक है, कंपनी के केस में 2 लिमिट आ जाती है, लोन के केस में 5 लाख, गारंटी सिक्योरिटी के केस में 1 लाख। ये छोटी सी बात को ध्यान में रख लेना। यानी मैं हूं ना, मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं, मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं अगर तो मैंने या मेरे पार्टनर ने या मेरे रिलेटिव ने कंपनी से लोन ले रखा है 5 लाख से ज्यादा का, या गारंटी सिक्योरिटी 1 लाख से ज्यादा की। ठीक है, उसके इक्वल होगी तो चलेगा कि यहाँ पे इक्वल टू 1 लाख, इक्वल टू 5 लाख, इक्वल टू 1 लाख, वो बिंदास तरीके से चलेगा। उसके अलावा सर नेटवर्किंग का भाई इसमें मेरे को दिखाना है आपको। एक नेटवर्क है ना, नेटवर्क कैन बी कंस्टिट्यूटेड एज अ पार्टनरशिप फर्म। क्या एक पार्टनरशिप फर्म नेटवर्क बना सकती है क्या? यानी समझ में नहीं आया सर। नेटवर्क कैन बी कंस्टिट्यूटेड एज पार्टनरशिप फर्म। देखो सर, एक नेटवर्क जो होती है, नेटवर्क मैंने बोला नेटवर्क में क्या होता है, बहुत सारी सीए फर्म होती है। ठीक है, हाँ सर, तो क्या एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती है क्या? वो नेटवर्क मिलकर बोल सकती है कि चलो अपन लोग एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। मैंने बोला बिंदास तरीके से बना सकते हो, साला किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स उसमें होने चाहिए। कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए? 20 पार्टनर्स होना चाहिए। उसके अलावा अ फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली 1 नेटवर्क। मेरी एक सीए फर्म है, SRLN कंपनी, तो मैं खाली एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता हूं, कैन ज्वाइन ओनली ABC एंड एफिलिएट्स, मैं DEF एंड एफिलिएट्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके अलावा फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर्स शैल ज्वाइन ओनली 1 नेटवर्क, यानी शंकर पार्टनर है मान लो 2 फर्म्स में। ठीक है, तो दोनों फर्म को सेम नेटवर्क ज्वाइन करना पड़ेगा, ABC एंड एफिलिएट्स। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक फर्म ABC एंड एफिलिएट्स ज्वाइन करे, दूसरी फर्म DEF एंड एफिलिएट्स ज्वाइन करे। क्लियर है? हाँ। उसके अलावा सर नेटवर्क में ये देखो लिमिट्स है सर, लिमिट्स को एक बार ध्यान रखना, 3-3 महीने वाली ये जो लिमिट्स है ना, चलो मैं इसको आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूं। नेटवर्क में पहले ध्यान रखना, एसोसिएट्स कंपनी ये शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये शब्द का प्रयोग अगर आप देखोगे तो किधर होगा ना सर, ये किसी सीए फर्म में होता है, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स। नेटवर्क में आता है एंड एफिलिएट्स। ठीक है, हाँ। देखो 3-3 महीने वाली क्या लिमिट होती है इसमें? आफ्टर द नेम ऑफ द नेटवर्क इज अप्रूव्ड, एक बार नेटवर्क का नेम अप्रूव हो गया ना तो इंस्टीट्यूट वो नाम को रिजर्व कर देता है 3 महीने के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट वो नाम को रिजर्व कर देता है 3 महीने के लिए। नेटवर्क शैल गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट विद इन 3 महीना। 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व करके रखा है ना, तो नेटवर्क को मैं बोलूंगा जा भाई तू 3 महीने में अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं करवाए तो वो नाम कैंसिल कर दूंगा, आपसे मैं छीन लूंगा। देखो नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन करना आईसीआई के पास जाके मैंडेटरी होता है। क्लियर है? उसके अलावा इंडियन मेंबर फर्म का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव 30 डेज में जाके क्या कर सकता है? परमिशन लेके आ सकता है। क्लियर? अपना डिक्लेरेशन देगा, तो ये 30 डेज की लिमिट देख लेना। ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मेंबर फर्म, पता है मैंने आपको बताया था विदेशी भी लोग थे और भारतीय भी लोग थे, तो डिक्लेरेशन कितने दिन में आपको करना है? 30 दिन के अंदर अंदर करना है फ्रॉम एंटरिंग। क्लियर है? उसके अलावा सर ये नेटवर्क का ये वाला देख लो सर, क्या बोल रहा है ये? इफ वन फर्म ऑफ द नेटवर्क इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर देन द एसोसिएट शैल नॉट एक्सेप्ट सेक्शन 144 की सर्विस। यानी मान लो नेटवर्क है, वो नेटवर्क की एक फर्म अगर स्टैट ऑडिट का काम कर रही है ना, तो उस नेटवर्क की कोई भी दूसरी फर्म सेक्शन 144 की सर्विस नहीं दे सकती। क्लियर है सर? रोटेशन अगर एक फर्म को लेगा तो बाकी सारी फर्म को भी लग जाएगा नेटवर्क में। हाँ सर। उसके अलावा ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना सर। पता है क्या बोल रहा था?
पता है मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि स्टेट ऑडिट की जो सर्विस होती है वो अगर इतनी है तो बाकी सारी सर्विस आप या तो उससे कम देना या तो उससे ज्यादा देना, ठीक है। हाँ सर, अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना सर। क्या हुआ ना, स्टेट ऑडिट की 20 लाख रुपए की थी। स्टेट ऑडिट की कितनी थी? 20 लाख की थी। स्टेट ऑडिट की सर्विस मान लो एक नेटवर्क है, उसमें 10 फर्म है। 10 फर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें जो पहली फर्म थी ना, उसने स्टेट ऑडिट की 20 लाख की सर्विस थी। क्लियर है? 20 लाख की सर्विस थी। अब मैंने बोला भाई वो अदर सर्विस कितनी दे सकती है? या तो 20 लाख से कम या तो 20 लाख तक की, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। हाँ, 20 लाख से ज्यादा की नहीं दे सकती। लेकिन ये जो अदर नेटवर्क है ना, अदर नेटवर्क यानी अदर फर्म्स, ये नेटवर्क की अदर फर्म्स, ये मिला के 60 लाख तक की अदर सर्विस दे सकती है। ये मिला के 3 गुना ज्यादा यानी 60 लाख तक की अदर सर्विस दे सकती है। क्लियर है? लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि अदर सर्विस हम नहीं दे सकते। अभी तो आपने बोला कि नेटवर्क की एक फर्म अगर स्टेट ऑडिट का काम करेगी तो दूसरी सारी फर्म जो है वो अदर सर्विस नहीं दे पाएगी। मैंने बोला सेक्शन 144 की सर्विस नहीं दे पाएगी। उसके अलावा जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस की लिस्ट में अपन ने पढ़ा था वो तो दे ही सकती है ना। ठीक है, ये चैप्टर 9 में जो लगता है अपना, जो चैप्टर 9 था काउंसिल जनरल गाइडलाइन, वो किसको लगता है? काउंसिल जनरल गाइडलाइन का जो चैप्टर 9 था वो किसको लगता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस की लिस्ट नहीं देखी थी? वैल्यूएशन का काम कर सकते हो, रिक्रूटमेंट का काम कर सकते हो, वो सारी लिस्ट को, ठीक है, जो अपन ने डीम प्रैक्टिस में पढ़ते हैं सेक्शन 2 to 4 में। मैंने बोला हाँ सर उस सब की बात चल रही है। क्लियर है? हाँ, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी स्पेशल पॉइंट नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। हाँ सर, ये राइट अप के केस में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 14 आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होना चाहिए। उसके अलावा वेबसाइट जो बनेगी आपकी पुश रिक्वेस्ट पे चलेगी, पुल रिक्वेस्ट पे चलेगी? मैंने बोला पुल रिक्वेस्ट पे चलनी चाहिए, पुश रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगी। उसके अलावा कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, ये वाला एक पॉइंट खाली देख लो, 2 पॉइंट अब अपने बचते हैं सर। मिनिमम फीस कितनी रखनी है सर आपको? तो भाई ये वाला बीस पे देखो एमसीक्यू बन सकता है सर। ये क्या है ना, रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स थे। आईसीआई ने बोला कि भाई आपको मिनिमम फीस इतनी रखनी होती है, ठीक है, आईसीआई ऐसा बोलता है। तो अगर आपने उससे कम फीस रखी या अगर आपने उससे ज्यादा फीस रखी ना तो वो मिसकंडक्ट नहीं है, बिंदास तरीके से चलेगा। ठीक है? हाँ सर, आईसीआई बोलता है कि आप स्टेट ऑडिट के इतने रुपए लो, आपने उससे कम लिए ज्यादा लिए चलेगा बिंदास तरीके से। अब ये चीज देखो बड़े ध्यान से, कोई नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, ठीक है, उसमें बड़े ध्यान से देखना सर। डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। आप सीए फर्म हो? हाँ सर मैं सीए फर्म हूं, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 consecutive years, 2 लगातार साल। पता है क्या हुआ? ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस जो आया ना मेरा ऑडिट क्लाइंट से, ठीक है, ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस जो है ना मेरा ऑडिट क्लाइंट से, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 40% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द, यानी मेरा अगर साल भर का फीस 1 करोड़ है ना तो 40 लाख से ज्यादा, मोर देन 40% यानी 40 लाख से ज्यादा। कितना सर? 40 लाख से ज्यादा। 2 साल ऐसा हुआ सर, 2 साल ऐसा हुआ कि भाई वो एक ही क्लाइंट से आया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर समझ गया। फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, सर किससे आया? अगर वो या किसी अनलिस्टेड कंपनी से आया, किसी प्राइवेट कंपनी से आया, ठीक है, ये होगा पहला वाला केस। ठीक है, दूसरा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, किसी लिस्टेड कंपनी से, किसी बैंक से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, 2 consecutive years। पता है कितना फीस मेरे को आया? मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस मेरे को आया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बेसिकली क्या बोलता है, मैं सीए फर्म हूं, मैं सीए फर्म हूं, मेरा पूरे साल का 1 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे को 20 लाख से ज्यादा एक पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी से, बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से आया ना सर, कितना? 20 लाख से ज्यादा, वो भी कब आया? 2 consecutive years, 2 साल लगातार, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके अलावा स्पेशल पॉइंट, ये देखो सर, रीसेंट डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड में ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। सीए फर्म है, सीए फर्म कैन एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। नॉर्मली एक सीए फर्म है, वो इंटरनल ऑडिटर है किसी कंपनी की, वो किसी कंपनी की इंटरनल ऑडिटर है ना, तो वो सीए फर्म उस कंपनी की स्टेट ऑडिट नहीं कर सकती, लेकिन वो स्टेट ऑडिट बन सकती है ओनली फॉर ईपीएफ, ओनली फॉर ईपीएफ। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए। नॉर्मली अगर मैं किसी का इंटरनल ऑडिटर हूं ना, मैं सीए हूं, मैं किसी का इंटरनल ऑडिटर हूं, तो मैं वहां का स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन मैं बन सकता हूं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएफ। ठीक है? हाँ सर, अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। मैं इंटरनल ऑडिटर हूं पीएफ ट्रस्ट का, मैं इंटरनल ऑडिटर हूं पीएफ ट्रस्ट का, लेकिन मैं वहां पे स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों सर? स्टेट ऑडिट के लिए मेरे को 100% इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। ठीक है, स्टेट ऑडिट के लिए मेरे को 100% इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिटर हूं ना ऑलरेडी पीएफ ट्रस्ट का, तो मैं वहां का स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता। सर मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर था, तो मैं नॉर्मली स्टेट ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन नॉर्मल मैं ईपीएफ के पर्पस के लिए बन सकता हूं। ठीक है सर, इसको ध्यान रखना, खाली ईपीएफ के पर्पस के लिए बन सकता हूं। इंटरनल ऑडिटर अगर मैं हूं रिलायंस का, तो मैं स्टेट ऑडिटर
नहीं बन सकता उनका नॉर्मली, ठीक है, नहीं बन सकता, लेकिन ईपीएफ के पर्पस के लिए बन सकता हूं। लेकिन जब मेरे को पूरे कंपनी का स्टेट ऑडिटर बनना है तो मेरे को 100% इंडिपेंडेंस चेक करनी है। क्लियर है? तो मैं इंटरनल ऑडिटर का पीएफ ट्रस्ट का हूं ना सर, इंटरनल ऑडिटर पीएफ ट्रस्ट का, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं स्टेट ऑडिटर का काम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंटमेंट करके जो कमेंट में डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीएफ एंड ऑडिट, तहलका मचा के आना कल। चलो।